जो भी हमने डिस्कस किया, और इनफैक्ट आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने जो इनपुट्स दिए उससे बाकियों को भी फ़ायदा हुआ, बाकी लोगों को भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। क्योंकि क्या होता है, जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आती हैं किसी की, तो दूसरे को मौका मिलता है ये समझने का कि भाई क्या प्रॉब्लम आई है और आपका क्या व्यू है और मैं एज ए ट्रेनर मेरा क्या व्यू है। तो वो दो तीन चीज़ें मिलके एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा हुआ, कल काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ, काफ़ी हेल्दी डिस्कशन था। तो कल मैंने जो बातें की आपसे, कुछ स्टोरीज बताई, कुछ केस स्टडीज बताई आपको, एक वीडियो भी दिखाई मैंने कल आपको, एक छोटी सी एक्सरसाइज भी कराई थी जो आज हम थोड़ा अच्छा और अच्छे स्केल पे करेंगे। एक मैं आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम बताऊंगा तो उसका सोल्यूशन आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप होते तो क्या करते। ऐसे करके कुछ एक्सरसाइज करेंगे आज हम। तो जो हमने कल बातें करी और जो केस स्टडीज़ और जो स्टोरीज डिस्कस की, और जो मैंने आपको एक इंडियन ट्रेड पोर्टल और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, दो वेबसाइट आपको दिखाई। एक आपको सिर्फ एक गाइड किया है, अभी उसके अंदर काफ़ी डीपली अगर आप जाओगे तो वो इस प्रोग्राम के अंदर उसको पूरा एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी डाटा है, काफ़ी बड़ा डाटाबेस है, जिसके अंदर आपको करीब करीब 213 कंट्रीज़ का डाटा है, करीब करीब 6000 प्रोडक्ट्स का, जो ITC HS कोड, जो कि दुनिया की सारी कस्टम यूज़ करती है, वो वाला जो डाटा है वो उसके अंदर अवेलेबल है ट्रेड स्टैटिस्टिक्स के रूप में। वो इंडियन साइट पे भी है। इंडिया में जो साइट है उसका डाटा जो है वो 87 कंट्रीज़ का है। पर इंडियन साइट का एडवांटेज ये है कि वो जो डाटा है वो इंडिया के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है, यानी कि उसमें फोकस जो है इंडियन एक्सपोर्टर है। जबकि इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर में ऐसा नहीं है, उसके अंदर डाटा ज़्यादा जरूर है पर उसका जो फोकस है वो कोई भी एक्सपोर्टर किसी भी कंट्री से हो उसके मतलब का डाटा है। तो दोनों का अपना एक एडवांटेज है, एक रेलेवेंस है। इंडिया वाले में आपको इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी समझ में आएंगी, क्या इंसेंटिव्स है वो मालूम पड़ेंगे, है ना, तो अपनी कॉस्टिंग करना आसान हो जाता है। तो 87 कंट्रीज से आपका काफ़ी काम चल जाता है, जो कि इंडियन ट्रेड पोर्टल में दिया हुआ है। उसमें काफ़ी हद तक आप लोगों को अपनी प्रोडक्ट के बारे में, और अगर आपको प्रोडक्ट नहीं भी मालूम है तो आप कंट्रीज़ को वैसे अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि क्या क्या चीज़ें बिक रही हैं। जैसे मैं कल आपको, जब हम बात करेंगे अमेजन के बारे में और ग्लोबल सेलिंग के बारे में बात करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि अमेजन पे अभी तक इंडिया से क्या बिक रहा है ज़्यादा और क्या बिकना शुरू हुआ है और ग्रोथ हो रही है जिसकी। तो ऐसी मैंने लिस्ट बनाई है आपके लिए, स्पेशली आज सुबह बैठ के मैंने वो लिस्ट बनाई है, निकाली है मैंने, और वो मैं आपको बताऊंगा क्या एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट बिक रहा है और क्या बिकना शुरू हुआ है। जैसे कोई तंजौर की पेंटिंग शुरू हो गई है। तो कहने का मतलब क्या है कि उससे आपको एक आइडिया ये लगेगा कि जो वो भी एक प्लेटफॉर्म है और ट्रेडिशनल भी प्लेटफॉर्म है। ट्रेडिशनल की भी मैंने आपको कल स्टोरी बताई, वो आज भी रेलेवेंट है। ये सारी बातें हमने कल करी थी। वो आइडिया था। जोधपुर में वो एंटीक फर्नीचर्स का एक्सपोर्ट करता है। अच्छा, यूरोप में एंटीक फर्नीचर, और Excellent. लास्ट 20 years उसमें ही हैज मिंटेड मनी इन दैट। वो देखिए वो तो हो गई। मैं आपको बताऊं कि एंटीक में, फर्नीचर में एक बड़ी लॉजिक की बात होती है। देखो आपने बड़ा अच्छा, मतलब ये देखिए कितना अच्छा केस स्टडी है, कितना अच्छा प्रोडक्ट बताया है इन्होंने। एंटीक फर्नीचर ये तो है नहीं कि कहीं आप किसी फैक्ट्री वाले को बोलेगे भाई तू एंटीक फर्नीचर बना दे, राइट। और किसी गोरे के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरी दुनिया में घूम घूम के एंटीक फर्नीचर खरीदे। शौक है। शौक इसलिए है कि जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पे जो पॉपुलेशन एवरेज एज है वो ज़्यादा है, मतलब सीनियर सिटीजन ज़्यादा है वहाँ पे, और उनके पास पैसा बहुत है। अब वो पैसा कहते हैं कि अब उनके बच्चे बच्चे भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, कहते किसको देके जाएं, तो वो दो चीज़ों में स्पेंड करते हैं वो पैसा। एक तो चैरिटी में स्पेंड करते हैं। अगर आप कोई चैरिटी खोलो इंडिया में और अगर थोड़ा सा सही तरीके से चलाओ तो आपको पैसा बहुत मिल सकता है। और गवर्नमेंट ने इस पर काफ़ी रोक भी लगाई है, क्योंकि पैसा जो है गवर्नमेंट, हाँ, मिसयूज़ भी होता है, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी कंट्रोल लगाए हैं इस पर। FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसके अंदर में आता है ये। अगर आप FCRA की मास्टरी कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो दूसरा पैसा लगाते हैं ये जितने भी एजेड लोग हैं, ये लगाते हैं पुराना कोई टाइपराइटर खरीद लेंगे, कोई पुराना सा कारपेट ले लेंगे बड़ा एंटिक टाइप का, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से
कहता है देखो जी हम तो बड़े ट्रेडिशनल टाइप के लोग हैं। मतलब एक साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब वो सारी जिंदगी मैटेरियलिस्टिक लाइफ जी लेता है तो वो पैसा लगाता है बिल्कुल बेसिक चीज़ों पे। अच्छा, उनका लिंक है, उनको राजस्थान में लगता है कि ये एंटीक मिलेगा, तो वो जोधपुर उनके लिए मार्केट है। दिस इज वेरी बिग मार्केट, जोधपुर इज अ वेरी बिग मार्केट फॉर एंटीक फर्नीचर। देखिए इंडिया इज ए फर्टाइल ग्राउंड फॉर ओल्ड आइटम्स। अगर आप कोई आदमी थोड़ा सा, जैसे हर्ब्स एंड क्रॉप्स वाली बात है ये, जैसे मनीष जैन ने किया, कोई अगर उसको पूरे इंडिया को समझ ले कि कहाँ से क्या क्या उठाया जा सकता है और उसको एक तरीके से अमेजन पे बेचे और इट्सी पे बेचे। इट्सी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उसके लिए जो आप बता रहे हो। और भी है हैंडमेड, जैसे अमेजन हैंडमेड हो गया, और भी मैं आपको बताऊंगा, और भी प्लेटफॉर्म है जिस पे अच्छी खासी सेल की जा सकती है। तो मेरा कहने का मतलब है एंटीक फर्नीचर तो एक एग्जाम्पल है, और उसके क्या सिल्वर लाइनिंग है क्या गोल्ड लाइनिंग है वो बड़ी ऑब्वियस है, क्योंकि एक फॉरेनर के लिए पैसा है उसके पास खरीदने के लिए, पर उसको ढूंढने के लिए ना टाइम है और ना उसके पास रिसोर्सेज हैं। इमोशनल वो भी होनी चाहिए ना एक। हाँ, इमोशनल वो भी नहीं होता, वो इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहता उसमें। वो भी नहीं है। तो ये बड़ी ऑब्वियस बात है कि जहाँ पे मतलब ये चीज़ है, जहाँ पे तिलों में तेल होगा वहीं तो निकलेगा ना। तो वही वाली बात है ये। तो बहुत अच्छा, आपने बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया एंटीक फर्नीचर का, और इसी तरह से ऐसे आइडियाज आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब था कि जो हमने कल डिस्कस किया ना, उससे आपको ये बेस बन जाएगा मार्केट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, और एक मोटिवेशन आएगी, एक सोच आएगी, एक अलाइनमेंट आएगी कि अगर मैंने इंटरनेशनल मार्केट से पैसा कमाना है तो अपने माइंड को किस तरह से सेट करना है ना। ये बात हमने, मेरा मेन एम यही था कल, और उसी के बेस पे हमने कल उसको कल्मिनेट किया और यही बात पे क्लोज किया। आज मेरा जो मेन आइडिया और जो मेरा मेन एजेंडा है वो है इस गेम को समझना। ये गेम कैसे खेला जाता है, इसके क्या पहलू हैं, इसमें कौन बॉलर है, कौन बैट्समैन है, एम्पायर का क्या रोल है, मतलब सारी चीज़ें जो ये गेम जो होता है, जो इंटरनेशनल गेम है, एक तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट का गेम है, ये कैसे खेला जाता है, इसके क्या रूल्स हैं और उसमें क्या प्रोसीजर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वी विल स्टार्ट विद द प्रोसीजर और गेम, और उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्यों चाहिए, क्या रेलिवेंस है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है। इस गेम में अगर आपको कहीं भी लगता है ना कि भाई ये तो बात समझ में नहीं आ रही, तो आप पूछ सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि कोई है जी भाई ऐसे करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारे यहाँ शादी होती है ना इंडिया में, तो टेले होते हैं जी, वो कहेंगे जी हल्दी लगानी है, वो कहेगा जी वो भटेरी की पूजा करनी है। अभी किसी को ये नहीं मालूम कि भटेरी होती क्या है, पूजा तो कर लेंगे चलो, हाँ, किसी को नहीं मालूम। और वो कहते हैं जी वो झुकना है, तो जितना झुकना है उतना ही झुक रहा है, क्यों झुकना है भाई, किसी को नहीं मालूम। मतलब ये जो रिचुअल्स हैं, हालांकि मैं ये नहीं कहता कोई बुराई है, ये कुछ आपको सिग्निफिकेंस क्या है, और एक्चुअली है भी सिग्निफिकेंस, हर चीज का सिग्निफिकेंस है और हर का मीनिंग भी है। पर कोई अगर दिमाग लगाए तो समझे, हर चीज का मीनिंग है। घोड़ी पे क्यों बिठाते हैं, घोड़े पे क्यों नहीं बिठाते, गधे पे क्यों नहीं बिठाते। इंडिया में अगर आप इंडिया की हिस्ट्री देखो, इंडिया में घोड़े और घोड़ी होते ही नहीं थे। अगर आप इंडस वैली में जाओगे तो वहां घोड़े का कोई नामो निशान भी नहीं है, जिक्र भी नहीं है। तो इसका मतलब घोड़े बाद में आए हैं, तो ये शादी वाला जो रिचुअल है ये भी बाद में आया है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि और क्यों आया, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसके पीछे कोई ना कोई सोच है, कोई ना कोई चीज है। तो ऐसे ही ये होता है इसमें भी। ये रिचुअल्स इसमें बहुत कम नजर आएंगे, आपको लॉजिक ज्यादा नजर आएगा। इनफैक्ट अगर आपको कहीं लॉजिक ना लगे तो आप पूछ सकते हो मेरे से। तो मैंने, क्योंकि इतने सालों से करते करते ना मुझे सारे लॉजिक समझ में आ चुके हैं हर चीज के, राइट। तो ये जो गेम है ना, ये गेम ऐसे खेला जाता है। ये इसमें देखिए अलग अलग प्लेयर्स हैं इस गेम में। ये देखिए इसमें मैंने निशान जो लगाया ना, आप देखिए ये कुछ डॉटेड लाइन है, कुछ डैश लाइन है और कुछ सॉलिड लाइन है, आप देख रहे हैं। इसका भी सिग्निफिकेंस है। देखिए ऐसा है, यहां मैं लाइन डालना भूल गया, ये दो कंट्री के बीच की लाइन है। ये एक कंट्री है, ये दूसरी कंट्री है, ठीक है। तो एक प्लेयर जो है वो इस कंट्री का है और एक प्लेयर इस कंट्री का है, जो कि एक्सपोर्टर भी हो सकता है, इंपोर्टर भी हो सकता है। ये भी एक्सपोर्टर हो सकता है, इंपोर्टर हो सकता है। हम एक टिपिकल एज्यूम कर रहे हैं कि ये इंडिया है, इंडिया से ये एक्सपोर्टर है
और ये ओवरसीज कंट्री है, कोई भी, जर्मनी हो सकती है, तो ये जर्मनी का इंपोर्टर है, बायर है, राइट। इसके लिए ये इंपोर्ट है, इसके लिए ये एक्सपोर्ट है। तो ये जो एक्सपोर्टर है, यानी कि ये इंडियन एक्सपोर्टर है और ये जर्मन इंपोर्टर है, एज्यूम कर लें, तो इसके और इसके बीच में उसने अपनी कंपनी बना ली थी। सबसे पहले उसने कंपनी बनाई होगी। अपनी कंपनी बनाने के लिए उसको आईसी कोड नंबर लिया होगा सबसे पहले, तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर इंडियन गवर्नमेंट से, वो इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। ईसी, इंडियन सॉरी इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर, जिसको लेने की कीमत है 500 रुपये ऑनलाइन, डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। बहुत ही इजी प्रोसेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड देता है। हाँ, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसके ऑफिसेज जेडीजीएफटी होते हैं, जॉइंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो आपके डीजीएफटी से परसों कोई व्यक्ति आएंगे, वो आप उनसे पूछ भी सकते हो कि भाई कितना टाइम लगता है, क्या है, हफ्ता लगता है, 3-4 दिन लगते हैं, और है ना। हाँ आपकी बैंक डिटेल्स, जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है, हाँ, आपका जो जीएसटी नंबर है, बैंक डिटेल, वो सारे क्लियर आपके पास होने चाहिए बस। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, विदिन आवर, 1 घंटे में मिलते तो बस एग्जैक्टली क्या छोटा मोटा प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा नहीं है। वो आएंगे, वो आईसी पर्पस के लिए रहे हैं परसों, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो आईसी कोड नंबर लेना होगा, एक कंपनी फॉर्म की होगी नेचुरली, करंट अकाउंट खोला होगा उसका, वो आपके खुद के नाम से भी हो सकता है और कंपनी के नाम से भी हो सकता है। एलएलपी भी खोल सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड भी खोल सकते हो, प्रोप्राइटर कंपनी भी खोल सकते हो, और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको भी आप, उसके ब्याह पे भी आप आईसी नंबर अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आईसी नंबर का सिग्निफिकेंस ये है, पर्पस है हर चीज का। ये नंबर डीजीएफटी देता जरूर है, पर ये रिक्वायरमेंट डीजीएफटी की बिल्कुल नहीं है, ये रिक्वायरमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वॉचडॉग है जो ये देखता है कि इंडिया से अगर कोई माल गया है, उसके पैसे आए या नहीं आए, कहीं बट्टे खाते से नहीं चला गया कुछ सामान, राइट। तो उसने कंडीशन ये लगाई हुई है कि इंडिया से जो भी माल जाएगा उसकी इंफॉर्मेशन उसको मिलनी चाहिए आरबीआई को, किसी तरीके से। वो तरीका बताऊंगा मैं आपको, और उस तरीके से उनको ये वॉच करना होता है कि मैंने एक लिमिट दे दी है 180 दिन की, मैं चाहता हूं कि भैया 180 दिन तक पैसा आ जाए, और अगर नहीं आया तो मैं ये जो आईसी नंबर मैंने जो दिया था, इसको मैं ब्लैकलिस्ट कर दूँ। और ब्लैकलिस्ट करने से क्या होगा, उसके अंदर जिसने भी अपने प्रोप्राइटर नाम दिया है या डायरेक्टर का नाम दिया है, वो कहीं भी किसी भी कंपनी में अपने आप को डायरेक्टर दिखा के या प्रोप्राइटर दिखा के आईसी कोड नंबर नहीं ले पाएगा। वो जिंदगी भर लाइफ फॉर लाइफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। इंडिया में तो क्या है कि चलो, इंडिया में तो अपने बेटे के नाम खोल लिया कंपनी, वाइफ के नाम खोल ली, इसलिए सोल्यूशन निकल आता है। बेनामी, हाँ, बेनामी समझ लो, जो भी समझ लो, हाँ मतलब जो भी है, पर आप अपने नाम से बिजनेस नहीं कर सकते, तो आपका ब्लैकलिस्ट हो जाएगा 180 दिन तक पेमेंट नहीं आई तो। पर घबराने की बात नहीं है, मैं आपको तरीके बताऊंगा, उसके भी सॉल्यूशंस हैं, पर सॉल्यूशन जेन्युइन सॉल्यूशन, मतलब यानी कि जेन्युइन रीजन की वजह से आपका नहीं आया तो उसका क्या तरीका है मैं बताऊंगा आपको, राइट। आइडिया ये है कि आरबीआई का पर्पज ये है कि इंडिया से जो माल गया है तो उसके पैसे आने चाहिए, उसकी जो देनदारी है वो पूरी होनी चाहिए, राइट। ऐसे ही अगर किसी ने इंडिया से बाहर से माल खरीदा है, इंडिया में माल आया है, तो उसके पैसे भी जाने चाहिए, जिससे कि इंडिया की नाक नीची ना हो जाए, कट ना जाए। वो भी काम आरबीआई का है, वो भी इस कोड नंबर के थ्रू ही होता है। तो अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तब भी आपको ये कोड नंबर चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो भी ये नंबर चाहिए। ये सिर्फ एक्सपोर्टर्स के लिए नहीं है, दोनों टाइप के बिजनेसमैन के लिए है, और जिसका सिग्निफिकेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए है। डीजीएफटी तो सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको ईजी करता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट एक्सपोर्टर्स में है, इसलिए डीजीएफटी को रोल दे दिया कि भाई जो इसकी सारी लॉजिस्टिक्स है, देना लेना देना, ऑनलाइन जो भी करना है, चेकिंग वैकिंग तू करेगा, इश्यू करके हमें बता देगा कि किसको आपने क्या नंबर दिया है, आरबीआई उस नंबर को रखेगा। तो यानी कि सारी कोई भी अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रांजैक्शन होती है उसमें आपको आईसी कोड नंबर देना पड़ेगा। अमेजन में ग्लोबल सेलिंग भी करोगे तो पहला क्वेश्चन वो आईसी नंबर ही पूछता है। ग्लोबल लिंकर के अंदर, फियो के अंदर अपना स्टोर बनाओगे तो पहला क्वेश्चन वो आईसी नंबर ही पूछता है। हालांकि उन्होंने एक फैसिलिटी दी है अभी 1 हफ्ता पहले ही कि अगर आपके पास आईसी नंबर नहीं है अभी तक तो आप वहां क्लिक कर दो तो भी वो आपको बनाने देता है, पर वो एक्सपेक्ट करता है कि आप आईसी नंबर लेके उसको दे दोगे, राइट। फियो वाले केस में स्टोर बना सकते हो, पर अमेजन में आप नहीं बना सकते बिना आईसी नंबर के। ग्लोबल सेलिंग नहीं कर सकते, इंडिया में सेलिंग कर सकते हो आप। अगर आप ग्लोबल सेलिंग में जाओगे
तो आपको आईसी नंबर देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, मैंडेटरी है अमेजन में, राइट? फ्यू में नहीं है। तो उसने कंपनी बनाई होगी, कंपनी बना के कोड नंबर भी लिया होगा, उसके बाद उसने ट्रेडिशनल तरीके से या किसी भी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग करके बिजनेस जनरेट करने की कोशिश करी, उसका प्रोडक्ट अच्छा, प्रोडक्ट का आइडियली उसने क्रिएट किया होगा, अपना एक बिजनेस मॉडल बनाया होगा और उस मॉडल को पूरी दुनिया में फैलाया होगा और फैला के उसको एक बायर मिल गया जर्मनी में जो कि इंपोर्टर है, यहाँ पे दिखाया गया है। उसके साथ उसने कहा कि भाई पहला स्टेप क्या है कि मैं तेरे के साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, और वो कहता है मैं बाई करना चाहता हूँ, चलो ऐसा करते हैं, इस पूरी ट्रांजैक्शन का एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला वाला जो डॉक्यूमेंट है वो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है। जनरली प्रैक्टिस में होता क्या है कि जो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो है तो स्टार्टिंग पॉइंट, जरूरी पॉइंट है, और जो बड़े ऑर्डर होते हैं उसमें एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट बड़ा फॉर्मल होता है। जो छोटे बिजनेस होते हैं, जैसे ये 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, 50 लाख का, 25-50 लाख भी छोटे ही ऑर्डर माना जाता है, उसमें जनरली एक फॉर्मल तरीके से एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। उसकी बजाय एक और डॉक्यूमेंट होता है, उसको बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस, पीआई, परफॉर्मा इनवॉइस, जो कि एक पूरी समरी होती है जिसके अंदर कौन एक्सपोर्टर है, कौन इंपोर्टर है, क्या पेमेंट टर्म्स हैं, क्या डिलीवरी टर्म्स हैं, सारी चीजें आ जाती हैं। मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा। बिल की एक तरह से कॉपी होती है, बिल की ही कॉपी होती है, उसमें इनवॉइस की जगह परफॉर्मा इनवॉइस ले दिया जाता है। उससे बायर को भी श्योर हो जाता है कि भाई जो फाइनल इनवॉइस बनेगी वो ऐसी बनेगी, राइट? एक ईजी हो जाता है, क्योंकि हर जगह पे इनवॉइस के बिना काम चलेगा ही नहीं। किसी भी आप इंसेंटिव क्लेम करोगे, कहीं बैंक के पास जाओगे, जहां भी जाओगे, पहला डॉक्यूमेंट सब कमर्शियल इनवॉइस मांगते हैं, क्योंकि कमर्शियल इनवॉइस की एक खासियत क्या है कि वो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट की समरी होती है, यानी कि मेन बातें सारी होती हैं, पर एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट बड़ा डिटेल होता है। उसमें लिखा होता है कि अगर डिस्प्यूट हो गया तो कैसे होगा, कौन सी कंट्री का लॉ लगेगा, सारी टर्म्स एंड कौन सा, हाँ, कौन सी कंट्री के कोर्ट में हम जाएंगे, ये सारी बातें। अब वो इनवॉइस में तो लिख नहीं सकते ये सारी बातें, राइट? या पेमेंट टर्म्स के अंदर एग्जैक्टली कितने दिन के बाद पेमेंट होगी, मोटा मोटा लिख सकते हो, 50% एडवांस दिया, बाकी पेमेंट 21 दिन में, ऐसा लिख सकते हो आप, जगह है उसमें लिखने की। पर बहुत डिटेल में अगर लिखना हो कि जैसे अमेंडमेंट चार्जेस कौन देगा, अगर एलसी खोली और एलसी आपने एक्सेप्ट कर ली एक्सपोर्टर ने, तो सब कुछ ओके है इसका मतलब। उसके बाद अगर अमेंडमेंट के लिए रिक्वेस्ट करता है सेलर बायर से, तो बायर बोलेगा जी मैं क्यों करूं पेमेंट, तू कर यार, प्रॉब्लम तेरी है, तूने एक्सेप्ट क्यों करी, राइट? तो वो सारी बातें एक्सप्लेन करना कि किस पॉइंट तक अमेंडमेंट चार्जेस बायर देगा, सेलर, हाँ, बायर देगा, और किस पॉइंट के बाद, ये सारी बातें इनवॉइस में नहीं लिखी जा सकती, राइट? तो ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन कॉन्ट्रैक्ट में डाली जाती है। जब कोई बड़ा बिजनेस होता है, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़ का होता है, तब ये कॉन्ट्रैक्ट मैंडेटरी है। मतलब मैंडेटरी मतलब इसके बिना ऑब्वियसली बिजनेस नहीं हो सकता। सेफ गार्ड भी एक तरह से, सेफ गार्ड है, सब कुछ है। हालांकि सच्चाई, एक ये सच्चाई भी है कि इंटरनेशनल कोई भी एग्रीमेंट स्ट्रिक्टली और लीगली देखें तो बहुत 100% एनफोर्सेबल नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो पहुंच है वो तो इंडिया तक ही है, डोनाल्ड ट्रंप की जो पहुंच थी वो यूएसए तक ही थी, राइट? तो अगर डिस्प्यूट यूएसए और इंडिया के बीच में है, कोई कॉमन गवर्नमेंट तो है नहीं, या कोई कॉमन पार्लियामेंट तो है नहीं जो कि उसको करेगी। तो इंटरनेशनल जितने भी एग्रीमेंट होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, ये इस गेम की सबसे बड़ी चैलेंज यही है। इंटरनेशनल मैच भी आप देखते हो ना, जब इंटरनेशनल क्रिकेट का मैच होता है, तो अगर भज्जी ने गाली बक दी तो उसको जेल में नहीं डाल सकते, क्योंकि कोई पुलिस तो है नहीं। ज़्यादा यही करते हैं कि भाई चल तू 3 गेम के लिए तेरे को आउट कर दिया, बस यही कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोई ऐसा बंदा तो है नहीं, कोई पार्लियामेंट तो है नहीं। फ्यूचर में जब कभी ऐसा होगा कि कोई नए नए प्लैनेट आ जाएंगे जहां आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, मार्स अर्थ के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तब एक गवर्नमेंट बनेगी कि भाई अर्थ की एक गवर्नमेंट होगी, उसकी एक पुलिस होगी, उसके कोई लॉ होंगे, तब ये चीज़ें हो जाएंगी। पर अभी आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज यही है। बट उसके बावजूद भी लोगों ने तरीके निकाल दिए हैं। उनको क्या बोलते हैं, कन्वेंशन बोलते हैं, प्रैक्टिस बोलते हैं, यूनिफॉर्म प्रैक्टिस बोलते हैं, है ना, यूनिफॉर्म कस्टम्स, यानी कि कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, यूसीपी पे आधारित है पूरी लेटर ऑफ क्रेडिट जो खुलता है आपका, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ तो कोई है नहीं। तो अब जब ला नहीं होता तो वो क्या होता है, धर्म बन जाता है। वो जब एक धर्म क्या होता है, अब कुरान कोई इंटरनेशनल लॉ तो है नहीं, एक धर्म है, कुरान में लिखा हुआ है, तो चाहे वो आप इंडिया में हो, चाहे आप
दुबई में हो, आपको वो मानना पड़ेगा क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है। तो जब इंटरनेशनल में क्योंकि कानून नहीं है तो धर्म काम आता है, तो बैंकिंग एक धर्म है और उनकी जो कुरान है उसको बोलते हैं यूसीपी, यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। उसके नए नए एडिशन आते रहते हैं। अब ये लेटेस्ट एडिशन चल रहा है वो यूसीपी 600 है। तो बैंकर्स जो होते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं, वो रिलीजियस बैंकर्स होते हैं, धर्म होता है उनका। उस धर्म को पालन करते हैं कि मैंने कह दिया जान जाए पर वचन न जाए। तो मैंने अगर कह दिया कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट मैंने खोल दी है तो मतलब आपको पेमेंट मिलेगी, क्योंकि कानून तो कोई है नहीं, तो आपको उसके धर्म को मानना पड़ेगा। पर कई लोग धार्मिक ज़्यादा होते हैं, कट्टर, कुछ लोग कम होते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि बैंक की एक लिस्ट आती है, आप किसी भी बैंक में जाओगे कि जी जो सबसे बड़े कट्टर आपके बैंक कर रहे हैं उनकी लिस्ट दे दो आप, उनको बोलते हैं फर्स्ट क्लास बैंक। तो आपको करीब 100 बैंक्स की लिस्ट दे देगा जो लेटेस्ट, कि ये सबसे कट्टर बैंकर्स हैं, इनका अगर एलसी आ गई तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमेशा ये कहते हैं कि आप जब नया नया बिजनेस शुरू करते हो, जब आपको नॉलेज थोड़ी कम है, तो आप बायर को बोलो जी ये लिस्ट दे दी हमने, आप जो भी एलसी खोलो इन्हीं बैंक्स में होनी चाहिए, हम इसके अलावा किसी और बैंक की एलसी नहीं लेंगे, क्योंकि लॉ तो है नहीं, धर्म है, ये बहुत धार्मिक लोग हैं, इनसे हम लेंगे बस, और किसी से लेंगे नहीं। ये एक सिस्टम है, बना दिया है। ऐसे ही इसी तरह से ये काम चलता है, ये जो बिजनेस होता है। अब ये जो एक्सपोर्टर है, जो कि इंडियन एक्सपोर्टर है, वो जो इंपोर्टर है वो जर्मन इंपोर्टर है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, ये देखिए जो सॉलिड लाइन है ना, ये सॉलिड लाइन मैंने जो बनाई है जहां डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व है, वहां मैंने अब देखिए सॉलिड लाइन बनाई है। सॉलिड लाइन का मतलब ये है कि ये डॉक्यूमेंट इनके बीच में साइन हुआ। अब उस डॉक्यूमेंट के बेस पे अब उसको माल खरीदना तो पेमेंट करनी पड़ेगी। अब मनी का सिलसिला चालू होगा, तो ये जो डैश लाइन देख रहे हो ना, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मनी से कनेक्टेड है, इसमें जो डैश लाइन दिख रही है। तो इंपोर्टर क्या करता है, उस एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे वो जाता है अपने बैंकर के पास, जो कि अगर रिक्वेस्ट किया है सेलर ने, इंडियन सेलर ने, कि ये फर्स्ट क्लास होना चाहिए जी, फर्स्ट क्लास लिस्ट वाला बैंक होना चाहिए, तो ऑब्वियसली अगर उसका खुद का बैंकर अगर फर्स्ट क्लास नहीं है तो वो किसी दूसरे के पास जाएगा, उसको बोलेगा जी मैंने ये बिजनेस करना है, मुझे माल लेना है और मुझे आप उस पार्टी को एलसी खोलनी है, यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट खोलना है, आप जबान दे दो उसको, यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट दे दो आप उसको। तो बोलेगा ठीक है जी, मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, पूरे पैसे जमा करा दो 100%। बैंकर बोलेगा भाई वो किस बेस पे बोलेगा, और अगर उसका खुद का बैंक अगर फर्स्ट क्लास बैंक में है, फर्स्ट क्लास लिस्ट में है, तो वो उसकी रेगुलर काम चल रहा है, तो ओवरड्राफ्ट लिमिट उसकी होगी कोई, अगर उस लिमिट के अंडर है तो बिना पैसे लिए दे देगा, अगर उसकी ओडी लिमिट में है ना, उतना तो उसको ट्रस्ट कर ही सकता है वो। भाई अगर सपोज 10 लाख का माल है और उसकी ओडी लिस्ट 50 लाख रुपए है ओडी, तो वो 10 लाख रुपए नहीं लेगा, वो कहेगा जब पेमेंट करूंगा तब ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपनी ओडी से ले लेगा। और ओडी नहीं भी है तो वो कहेगा ठीक है चलो एक काम करते हैं यार, तुम्हारा हमारा बिजनेस तो बड़ा पुराना है और मैं भी बहुत बड़ा बैंकर हूँ, और चल तू ऐसा कर 20% मार्जिन मनी दे दे, बाकी 80% बाद में दे दियो। भाई अभी तो सिर्फ एलसी खोल रहे हैं ना, पेमेंट तो अभी बाद में होएगी, ठीक है ना। तो बैंकर भी बोलेगा यार क्यों खाली पीली तू भी अपना पैसा लगाएगा, जमा करेगा, और नुकसान तो होएगा ही उसका, पैसे जमा करने में इंटरेस्ट तो जाएगा उसका। तो बैंकर क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, उसकी मार्जिन मनी ले लेगा, 10%, 20%, 30%, 50% भी ले सकता है, जैसे रिलेशन हो उनके बीच में, राइट। उसके बेस पे बैंकर जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट खोल देगा, जो कि एक नए एक्सपोर्टर के लिए जो होना चाहिए कंफर्म्ड ना भी हो, बेशक मैं बताऊंगा कंफर्म क्या होता है। इरिवोकेबल बाय डिफॉल्ट होता है, जो यूसीबी 600 के हिसाब से जो भी एलसी खुलेगी वो बाय डिफॉल्ट इरिवोकेबल है, यानी कि एक बार खुल गई तलवार से, अगर तलवार म्यान से निकल गई तो वो किसी ना किसी का खून करके आएगी तो वापस नहीं आ सकती, यानी कि वो रिवोक नहीं हो सकती, होनी ऐसी चाहिए, नहीं तो बायर को फिर फायदा क्या हुआ। तो इसलिए यूसीबी 600 में बाई डिफॉल्ट अगर लिखा हो या नहीं लिखा हो, रिवोकेबल नहीं होती, वो इरिवोकेबल होती है। एंड पेबल एट साइट, यानी कि जब डॉक्यूमेंट आएंगे, जब सब कुछ हो जाएगा तो पेमेंट इमीडिएट होगी, रिलीज, कोई यूजेंस पीरियड नहीं होगा, एक्सेप्टेंस पीरियड नहीं होगा। नए एक्सपोर्टर को पेबल एट साइट लेनी चाहिए। जो पुराने हो जाते हैं वो क्या करते हैं, यूजेंस एलसी ले लेते हैं, यानी कि मैंने डॉक्यूमेंट दे दिए, उसने एक्सेप्ट कर लिए डॉक्यूमेंट्स मेरे, बैंक ने बोला पेमेंट दे दूंगा मैं, और उसमें यूजेंस पीरियड है 15 दिन 20 दिन,
इंडियन एक्सपोर्टर के केस में मैक्सिमम 180 डेज हो सकता है, क्योंकि आरबीआई का रूल है कि आपकी पेमेंट 180 दिन में आ जानी चाहिए। तो आप एलसी ले सकते हो अप टू 180 डेज की, राइट। उसमें होता क्या है कि वैसे कोई फायदा नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट थोड़ा बच जाता है, क्योंकि माल चलेगा, इंडिया से पहुंचेगा, अगर लैटिन अमेरिका जा रहा है, मैक्सिको जा रहा है, घूम फिर के आएगा, 1.5 महीना तो लग ही जाएगा। उस वाले केस में कोई दूर दराज का कोई बायर हो, वो कहेगा जी मैं पेमेंट एकदम फंसाना नहीं चाहता, राइट। तो आप जो है 90 दिन की यूजेंस एलसी ले लो, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की एलसी होती है। अगर आप फर्स्ट क्लास बैंक के अंडर में हो, लिस्ट में हो, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर 90 दिन की भी हो तो पेमेंट हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, राइट। अगर अनटिल अब यू आर इन द फर्स्ट क्लास बैंक लिस्ट, तो उसके बेस पे अब ये देखिए जो डैशेज मैंने दिखाए हैं इस लाइन में, डैशेज जो है ये पेमेंट से रिलेटेड है, यानी कि ये पेमेंट अभी हुई नहीं है, अभी सिर्फ एलसी एक्सपोर्टर के पास जा रही है, इंडियन एक्सपोर्टर के पास। अब वो जो बैंक है ना, वो डायरेक्टली एक्सपोर्टर के पास नहीं जाता एलसी लेके, वो इंडिया में किसी बैंक जो नॉमिनेट किया होगा एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि जनरली एक्सपोर्टर का खुद का बैंक होता है जनरली, क्योंकि उसके साथ उसके रिलेशन। हाँ जी, हाँ जी। सपोज एक ऑर्डर आज जनरेट होता है और एग्जीक्यूट होने में मोर देन 180 डेज है, 180 दिन से ज्यादा है, हाँ। उस केस में क्या होगा? तो वो 180 डेज की जो लिमिट है ना आरबीआई की, वो शिपमेंट के बाद है। गुड्स जब शिप पे लोड हो जाएंगे और शिप चल पड़ेगा। बात आज कर रहे हैं, वो आज कहता है ठीक है जी अब ये मेरे लिए ऑर्डर फाइनल हो गया, लेकिन ऑर्डर एलसी में आज लूंगा या वो किस स्टेज पे आएगी जाके, क्योंकि ऑर्डर में मान लो मेरा 6 महीने में ऑर्डर पूरा होना है, 180 दिन के हिसाब से वो पहले लैप्स कर जाएगी, तो उस केस में क्या होगा? 180 डेज की जो लिमिट होती है ना, वो शिपमेंट वाइज होती है, चाहे आप पार्ट शिपमेंट करो चाहे फुल शिपमेंट करो। जो भी शिपमेंट आपने करी है ना, जो कस्टम से क्लियर हो गई, इंडियन कस्टम से, जब शिपिंग बिल पे जो रेट आ गई, पेमेंट उसके 180 दिन में आनी चाहिए, उसको एलसी से कोई मतलब नहीं है, बैंक आरबीआई पे आगे बंदा देगा। सपोज आज हमारी बात ही हो रही है, आज ऑर्डर कंफर्म कर देता है कि सर ये ठीक है जी, मैं हमारी डील ये गेम थोड़ा सा मैं समझा दूं ना, इससे आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगी मेरी बात। ये गेम समझ लो एक बार, कैसे बॉलिंग होती है और कैसे बैटिंग होती है, एक बार समझ लोगे ना, फिर आप ये क्वेश्चन नहीं करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। मैं अभी बताया था, राइट। फिर उसने जो एलसी खोली, वो एक्सपोर्टर के पास डायरेक्ट नहीं गया, उसको एक बैंक चाहिए इंडिया में जिसको बोलते हैं एडवाइजिंग बैंक, जो कि एलसी एडवाइज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि एलसी जो होती है वो होती है कोडेड में, कोड्स में होती है, स्विफ्ट कोड्स, राइट। उसमें जितनी भी कंडीशंस होती हैं, एलसी क्या होती है? एलसी इज ए कंडीशनल डिक्लेरेशन फॉर पेमेंट, यानी कि अगर आप ये डॉक्यूमेंट दे दो, ये कंडीशन पूरी कर दो, तो मैं एज ए बैंकर, फर्स्ट क्लास बैंक, मैं आपको पेमेंट करूंगा, विच में बी पेबल एट साइट, यानी कि जब डॉक्यूमेंट मिलेंगे तो एज पर यूसीबी साइट का मतलब है विद इन 5 वर्किंग डेज, राइट, ऑफ द रिसीट ऑफ द ऑर्डर। बताऊंगा अभी आपको, मैं आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो वो उसको एक बैंकर चाहिए इंडिया में जिसको बोलते हैं एडवाइजिंग बैंक। वो बैंक कोई भी हो सकता है, पर बैंक ही होगा, उसी धर्म का एक बंदा होगा, जो बैंकिंग का धर्म है उसका ही बंदा होगा, बैंक होगा, जो कि एक्सपोर्टर का बैंक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि वो बोलेगा जी मेरी खुद की ब्रांच है, मैं तो उसके थ्रू कराऊंगा एडवाइस। जो इंटरनेशनल बैंक है उसकी भी तो ब्रांच हो सकती है, ठीक है ना, बोलेगा जी मैं तो अपनी ब्रांच से करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मेरी ब्रांच को बिजनेस मिले, एडवाइजिंग चार्जेस मिले, और जब मैं एडवाइस उससे कराऊंगा तो हो सकता है कि वो जो डॉक्यूमेंट, जो कंडीशन पूरी करके जब नेगोशिएट करने आएगा तो वो मेरी ब्रांच पे ही आएगा, राइट। तो उसको और बिजनेस मिलेगा। हर बंदा, हर बैंक चाहता है कि मेरा बिजनेस बढ़े। मैं धार्मिक तो हूं, पर अपना बिजनेस तो मैं ग्रो करना चाहता हूं, बैंकर तो हूं, पर सबका भला नहीं चाहता, मैं तो अपना पहले तो अपना भला चाहता हूं। तो वो सारी बातें एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में आप डाल सकते हो कि भाई मैं तो अपने बैंक के थ्रू ही एडवाइस कराऊंगा, आप ये कह सकते हो, अगर बायर मान जाए तो। पर उस केस में होगा क्या? उस बायर को पहले चेक करना पड़ेगा उस बैंक से, एलसी खोलने वाले, इशूइंग बैंक बोलते हैं उसको, जिसने एलसी इशू किया है उसको बोलते हैं इशूइंग बैंक, एलसी इशूइंग बैंक। वो एलसी इशूइंग बैंक उसकी बात मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता। कहता जी मैं एलसी तब खोलूंगा, ये वाली कंडीशन हटवा दो कि आप उस एक्सपोर्टर के बैंक के थ्रू एडवाइस करोगे, मैं हमारी पॉलिसी में नहीं है, कह सकता है वो, राइट। जनरली वैसे होता नहीं है ऐसा, क्योंकि सब एक ही धर्म के नुमाइंदे हैं, तो इतनी जाति कोई नहीं करेगा कि भाई, करते भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करते, कई ऐसे बैंक हैं
जो स्ट्रिक्ट है, बड़े बड़े बैंक हैं, है ना, मैनहट्टन चेज है, ऐसे बड़े बड़े बैंक हैं जो बड़े प्रीमियम टाइप के लोगों से डील करते हैं, कहते हम छोटे मोटे बैंकों के थ्रू काम नहीं करते, हमारी अपनी ब्रांच है, हम 5 का ग्रुप है, हम उनके थ्रू ही काम करते हैं। ऐसा भी कह सकता कोई बैंक, अपने आप को प्रीमियम बैंक मानता, स्विस बैंक है जी, हम तो स्विस बैंक है जी, है ना, बैंक ऑफ अमेरिका है। तो हर एक की थोड़ी बहुत पॉलिसी चेंज हो सकती है। तो कोई भी बैंक हो, इंडिया में बैंक होगा, उसके थ्रू एडवाइस होगी एलसी, वो उसको एक्सपोर्टर को बोलेगा जी आपकी एलसी आ गई है, आप आगे चेक कर लो, हम समझा भी दे, अगर उसे समझना है तो समझा भी देंगे हम आपको इस एलसी में क्या कंडीशंस हैं। अगर आपको कंडीशन सही लगती है तो आप हमें एक्सेप्टेंस लेटर दे दो कि एलसी इज एक्सेप्टेड। देखिए ये आप देखें डैशेज लाइन एक्सपोर्टर के बैंक के पास पहुंची, फिर एक्सपोर्टर के बैंक से ये डैश लाइन देखिए कहां जा रही है, एक्सपोर्टर के पास जा रही है, एलसी की टॉप पे देख रहे हैं ना आप, ये क्लैरिटी आ रही है ना आपको। तो एक्सपोर्टर क्या करेगा, वो सारी कंडीशन को समझेगा। क्या कंडीशन होगी कि जी कमर्शियल इनवॉइस चाहिए, ठीक है, पैकिंग लिस्ट चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए। इसलिए चाहिए क्योंकि सर्टिफिकेट ओरिजिन के बेसिस पे कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट होगी, तो उसको तो अपनी लैंडेड कॉस्ट से मतलब है ना जब माल आएगा। तो अगर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इंडिया का होगा तो ड्यूटी कम लगेगी, क्योंकि इंडिया एक पुअर कंट्री है जर्मनी के कंपैरिजन में, है ना। 3 कैटेगरी हैं, ए और बी और सी कैटेगरी कंट्री होती हैं। अगर पुअर कंट्री से रिच कंट्री में जाता है तो ड्यूटी कम होती है। ये WTO के रूल्स में आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स में आता है। इसको बोलते हैं GSP, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। यानी कि कोई गरीब कंट्री है, उसको प्रेफर करना है तो उसकी ड्यूटी कम लगाओ, जिससे कि उसका माल ज्यादा एक्सपोर्ट हो, तो इंडिया को एडवांटेज मिलता है। आजकल बांग्लादेश सी कैटेगरी में, तो बांग्लादेश को और भी ज्यादा एडवांटेज मिलता है। इसीलिए बांग्लादेश इंडिया से भी बड़ा एक्सपोर्टर बन गया रेडीमेड गारमेंट का, और इंडियंस ने अपनी फैक्ट्री लगा ली बांग्लादेश में, क्योंकि ड्यूटी बहुत कम लगती है। सब लुधियाना वाले बांग्लादेश पहुंच गए क्योंकि ड्यूटी कम लगती है ना। बांग्लादेश सी कैटेगरी में आ गया, छोटी सी कंट्री है, उसको बढ़ाना है वर्ल्ड में, राइट। तो इसको बोलते हैं GSP। उसके लिए चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, राइट। और एक और डॉक्यूमेंट चाहिए जी, क्वालिटी सर्टिफिकेट। यानी कि जब माल चढ़ाएगा, आपको बैंक के पास टाइम थोड़ी है वो जाके माल चेक करेगा, उसको डॉक्यूमेंट से मतलब है। बोलेगा जी क्वालिटी सर्टिफिकेट दो जो ये बताएगी जो माल सैंपल आपने दिखाया था और जो डिस्क्रिप्शन इसमें लिखी हुई है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो बोलेगा जी कैसे दें जी क्वालिटी सर्टिफिकेट। बोले जी आप तो दे नहीं सकते, आप अपने नाम से लिख के तो दे नहीं सकते ना। आप ये कह सकते कि बायर आएगा जी वो चेक करेगा, बायर का माइंड चेंज हो गया, मैं भी माल लेना नहीं, वो तो रिजेक्ट कर देगा माल, राइट। तो थर्ड पार्टी ढूंढनी पड़ेगी इसके लिए। तो एक थर्ड पार्टी, दुनिया में 2-3 थर्ड पार्टियां होती हैं जो क्वालिटी चेक करती हैं। सबसे बड़ी जो पार्टी है उसको बोलते हैं SGS, स्विस कंपनी, जिसकी पूरी दुनिया में ब्रांचेस हैं। इंडिया के अंदर गांव-गांव में है जहां भी एक्सपोर्ट होता है, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो भदोही हो, चाहे वो मिर्ज़ापुर हो, जहां से कुछ भी एक्सपोर्ट होता है तो कोई ना कोई उसका बंदा बैठा होगा या उसका ऑफिस होगा। ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो SGS सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, क्योंकि इंडिया में तो ज़्यादातर SGS ही करता है। तो क्वालिटी सर्टिफिकेट होता है, वो ये चेक करते हैं कि ये जो माल जा रहा है ये सही है। वो पूरा शिपमेंट चेक नहीं करते, वो रैंडमली अपने कुछ डब्बे निकाल के वो चेक करते हैं, तो उसके वो पैसे लेते हैं, राइट। डिजिटल मार्केटिंग में एक और पुअर्स मैन इंस्पेक्शन शुरू हो गया आजकल, क्योंकि क्वालिटी सर्टिफिकेट में पैसा अच्छा खासा लग जाता है। तो लोग क्या करते हैं, जैसे इंपोर्ट करते हैं इंडिया में चाइना से, ताइवान से, तो कहते हैं यार क्वालिटी सर्टिफिकेट में तो बड़ा खर्चा हो जाएगा। और वो क्या करते हैं, कहते हैं यार तू एक यार जूम पे आ जाइए यार जब माल जाएगा, ठीक है। और जूम पे तू अपनी कैमरे को ना, हैंड हेल्ड कैमरा है, और अपना दिखा दो, ये देखो ये डब्बे पैक हो रहे हैं, देख ये डब्बे पैक हो रहे हैं, ये माल डल रहा है, ये डब्बा ऊपर पड़ा हुआ है, ये सब शिपमेंट हो रही है। हालांकि उसका कोई फायदा नहीं है, अपनी तसल्ली के लिए। इसको बोलते हैं पुअर मैन इंस्पेक्शन। पर इंडिया में ज़्यादा बहुत कॉमन है ये, क्योंकि कम से कम यार दिख तो गया ना डब्बे में रखे हुए हैं। अच्छा, अगर आपको डब्बे पसंद नहीं आ रहे, आप ये नहीं कह सकते ये मैं माल नहीं लूंगा, आपकी तो एलसी खुली हुई है। इसमें क्वालिटी सर्टिफिकेट में एक बेनिफिट ये है कि सर्टिफिकेट अगर इश्यू नहीं किया उसने तो एलसी से पेमेंट नहीं होगी, ऑब्वियसली कंडीशन है एलसी की। तो इस लगने का ऑफिशियल वो मिल जाएगा, रीजन मिल जाएगा कि ऑब्जेक्शन में क्यों लगाया, क्योंकि क्वालिटी सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ भाई, क्योंकि आपकी साइट एलसी है। जैसे डॉक्यूमेंट दोगे, माल तो भी शिप पे चढ़ाइए, शिप हो सकता है चले भी ना, भी चलने में भी हफ्ता पाओ, पेमेंट आपको पहले मिल जाएगी। जैसे ही माल चढ़ गया शिप पे, आप बैंक में जाओगे
तो विद इन 5 डेज पेमेंट हो जाएगी आपकी। शिप को ऐसे थोड़ी होता कि 2 मिनट में चल पड़ता, तो कंटेनर लोड हफ्ता तो लगता ही है। जनरली एवरेज 48 आवर से लेके 72 आवर्स तक ही बर्थ करता है, क्योंकि रेंट बहुत हाई है बर्थ करने का। कोई भी शिप जो होता है ना, आजकल मैकेनाइज सिस्टम है, वो कंटेनर्स होते हैं, खट खट करके डालते जाते हैं फटाफट फटाफट। तो ज़्यादातर जो बड़े मतलब बहुत मदरशिप हो 4.5 लाख टन 3 लाख, इंडिया में तो खैर अभी आता ही नहीं है, इंडिया में ऐसा पोर्ट बना ही नहीं अभी तक, तो श्रीलंका तक आता है मैक्सिमम। तो हम बनता था जो पोर्ट बनाया चाइना ने, उसी पे मदरशिप आता है। इंडिया में अभी बन रहा है, अदानी जी बना रहे हैं अभी पिपनावा में बना रहे हैं ना, एक जो है। कोझिकोड। अच्छा, एक कोझिकोड पिपनावा में भी बना रहा है अडानी जी ने, गुजरात में। हाँ, वो तो गुजरात में तो, पर वो मदरशिप वाला नहीं है। अच्छा, मदरशिप वाला कोझिकोड में बन रहा है। तो वो पहला शिप होगा इंडिया में जो 4.5 लाख टन का शिप बर्थ करा पाएगा। जितना बड़ा शिप होगा फ्रेट कम हो जाएगा। शिप की साइज जितना बड़ा होगा ना, उसका जो भाड़ा है वो कम हो जाएगा। जैसे प्लेन होता है, प्लेन जितना बड़ा होता है उसकी टिकट सस्ती होती है, छोटा प्लेन होता है ना, वो वाली कहानी है ये। चाइना के पास 10 पोर्ट है जिसपे मदरशिप जाता है, इंडिया के पास एक भी नहीं है। तो उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं करी, तो कम से कम मोदी जी ने कोशिश तो करी, है ना। तो वो क्योंकि देश का फ्यूचर तो देखने वाली बात है ना। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इंडिया की इमेज बहुत ख़राब है वर्ल्ड में कि यार यहाँ पे मदरशिप नहीं आ पाता, इतनी बड़ी कंट्री, तो कंट्री की इमेज ख़राब होती है ना। इसलिए तो हमारा जो ट्रेड में शेयर है इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड में सिर्फ 2% है उस कंट्री का जिसका रिकॉर्ड है वर्ल्ड का, एंशियंट रिकॉर्ड है 25% का। 25% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड वॉज डन बाई इंडिया ड्यूरिंग मुगल टाइम्स, अकबर के टाइम से लेके और इवन औरंगजेब तक, जब तक ब्रिटिशर नहीं आए। ब्रिटिशर ने सबसे पहले आके हमारा ट्रेड खराब करा, क्योंकि बोला इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इसको वीक करने का सबसे बड़ा तरीका है कि उनका ट्रेड खत्म कर दो, राइट। और ट्रेड धीरे धीरे खत्म किया, और कुछ लोग जो उनके साथ काम करना चाहते थे उनको बॉम्बे में बसा दिया। बॉम्बे डेवलप किया, बोले कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मज़े से रहो, हम जैसे कहते हैं वैसे धंधा करोगे, हमारी टर्म्स पे करोगे। तो जो एग्री कर गए वो इंडिया में रह गए, और जो बड़े बड़े दिग्गज लोग थे, कोई फिजी चला गया, कोई सिंगापुर चला गया। अब जितने बड़े बड़े टॉप इंडियन बिजनेसमैन हैं वो सब उनके बाप दादा छोड़ के चले गए थे ब्रिटिशर के आने के टाइम पे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि पूरे हमारी कंट्री को पूरा बर्बाद कर दिया, और वर्ल्ड में 25% की फिगर आज तक कोई लेके नहीं आया। अभी भी लेटेस्ट जो फिगर है वो यूएसए की है, 12% वर्ल्ड ट्रेड का शेयर, राइट। और इंडिया का शेयर है 2%, चाइना का शेयर है 7%, 7.5, और चाइना का जो शेयर था वो हमसे भी ज़्यादा बदतर था, ब्रिटिशर ने बर्बाद किया था, पर चाइना ने उसको वापस लेके आ गए। इंडिया अब वापस लेके आएगा। नंबर 1 इंडिया ही है आज भी, नॉलेज वाइज जितनी नॉलेज इंडिया के पास है और जितने रिसोर्सेज इंडिया के पास हैं वर्ल्ड ट्रेड में, वो किसी के पास नहीं है। क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो तो एक यूएसए का भी बाप था किसी ज़माने में। सारी दुनिया में जब ढूंढने निकलते थे एक्सप्लोरर, तो वो इंडिया को ही ढूंढते थे, कोई कंट्री को ढूंढते ही नहीं थे, राइट। तो आप समझिए कि इंडिया एक वर्ल्ड ट्रेड में बहुत बड़ा असामी रह चुका है, और उसका रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया उस लेवल का। तो आज ये पोजीशन आई है, अब धीरे धीरे हम चाइना बनना चाह रहे हैं। चाइना ने 7.5% किया, हमारा टारगेट है 10%, राइट, अगले 10 सालों में। तो पॉसिबल है वो, पर ये मदरशिप वगैरह तो चाहिए ना उसके लिए। तो वो कंडीशंस जो है लेटर ऑफ क्रेडिट की, एलसी की कंडीशंस, वो समझाएगा। उसके बेस पे वो देखेगा कि मैं डॉक्यूमेंट अरेंज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, और अगर वो कर सकता है तो एक्सपोर्टर बोलेगा ठीक है जी, और एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से है। उसमें भी लिखा था जी हम ऐसे ऐसे ये डॉक्यूमेंट मांगेंगे, आपने एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया था, अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो। अगर परफॉर्मेंस वैसा तो इतनी डिटेल नहीं होती उसमें, पर ऑब्वियस होता है। तो उसमें फिर आपको डॉक्यूमेंट्स, कॉमन डॉक्यूमेंट उसने बता दिए, मैं अभी भी आपको बाद में बताऊंगा क्या लिस्ट होती है, क्या क्यों होती है। तो एक्सपोर्टर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एलसी को एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया बैंक को। तो अब एलसी वैलिड हो गई। जैसे ही एक्सेप्टेंस लेटर मिला एडवाइजिंग बैंक को, उसको इन्फॉर्मेशन पहुंच गई इशूइंग बैंक को कि मेरी एलसी एक्सेप्ट हो गई है। अब बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द एक्सपोर्टर, क्योंकि उसने एलसी को एक्सेप्ट कर लिया है। उसमें लिखा है कि विद इन 30 डेज या कोई डेट लिखी है, उससे पहले आपकी शिपमेंट हो जानी चाहिए माल की। जितनी भी जो भी डेट डाली है, जितने भी नंबर ऑफ डेज लिखे हैं, जिस दिन एक्सेप्टेंस किया उस डेट से भी हो सकता है कि आप 30 डेज आफ्टर एक्सेप्टेंस हो तो एलसी
या कोई डेट ही लिखी हो, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, जिसको इंडिया में बिल्टी बोलते हैं और इंटरनेशनल बिजनेस में उसको बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग, जो कि शिपिंग कंपनी देती है, उसकी डेट उस एलसी की जो डेट बताई गई है उससे पहले की होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 1 हफ्ते पहले की तो हो, राइट, अपने सेफ्टी के लिए मार्जिन कुछ तो हो ना। तो क्या करेगा एक्सपोर्टर, एलसी एक्सेप्ट करने के बाद क्या करेगा, वो पोर्ट ऑफ लोडिंग, यानी कि जो इंडिया का पोर्ट है जहां पे माल लोड होने वाला है, देखिए आप देख रहे हैं डैश लाइन शुरू हो गई अभी, ये डॉट जो लाइन है ना, ये सिग्निफाई करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गुड्स को, राइट। सॉलिड लाइन जो है वो सिग्निफाई करती है डॉक्यूमेंट्स को, डैश लाइन जो सिग्निफाई करती है वो करती है पेमेंट्स को, और जो डॉट लाइन है वो सिग्निफाई करती है गुड्स को। तो अभी तो गुड्स बनाने शुरू करें उसने, एलसी अगर रेडी है, स्टॉक में है तो बात अलग है, तो या परचेज करने, जैसे भी करना है। पर पहला काम क्या करेगा, एलसी एक्सेप्ट करने के बाद वो शिपिंग कंपनी के पास जाएगा, जी मेरी ये डेट है फाइनल डेट, उससे 1 हफ्ते पहले की मुझे डेट दे दो, मुझे कोई शिप आ रहा है, अगर मुझे जर्मनी भेजना है ना माल, तो उसमें मेरा स्पेस बुक कर दो। तो एप्लीकेशन लगाएगा, रिक्वेस्ट फॉर बुकिंग ऑफ द स्पेस, एंड ही विल गिव द शिपिंग इंस्ट्रक्शन। वो सिंगल डॉक्यूमेंट है, उसको शिपिंग इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। यानी कि मेरा माल जो है वो रेगुलर माल है, डब्बों में है तो रेगुलर है, अगर ब्रिटल है या साइंटिफिक इक्विपमेंट है, ग्लास वाले हैं, हैंडल विद केयर है, अपसाइड डाउन नहीं कर सकते, ये सारी बातें आप लिखोगे उसमें। हाँ, मतलब आपको ये बताना पड़ेगा कि शिपिंग कंपनी को क्या प्रिकॉशन लेनी है उस माल को रखने के लिए, और उसके फिर ऑब्वियसली थोड़े चार्ज ज़्यादा होंगे, राइट। और डब्बे का साइज क्या है, कितने डब्बे हैं, टोटल वॉल्यूम कितना है, बिजनेस अप्रोक्सीमेटली उस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वेट, वेट में उसमें फिर आपका कोई केमिकल प्रोडक्ट है तो वो हजार्डियस, हाँ हजार्डस है नहीं है, कर देगा कि ये सारे वो टिक करने पड़ते हैं, उसमें लिखा होता है। आज में आग ही लग गई जो है। बिल्कुल बिल्कुल, शिपिंग इंस्ट्रक्शन में टिक करना पड़ता है ये सारी चीज़ों को। तो ये बात समझ में आ गई आपको, इसके बाद ये वाली जो बात मैंने बोली है ना, वो शिपिंग इंस्ट्रक्शन से बताने की कोशिश करेगा कि ये मेरी अप्रोक्सीमेट ये डेट है, आपका कौन सा शिप आ रहा है बता दो और स्पेस बुक कर लो। पहला काम है, क्योंकि अगर स्पेस ही नहीं होगा फिर वो कंपनी बताएगी कि फलाना डेट को शिप है। अब माल भी तो आप उस हिसाब से स्पीड से बढ़ाओगे ना, आपको पहले मालूम पड़ जाएगा ये शिप इस तारीख को आ रहा है और इतने घंटे के लिए करेगा, आपको 1 दिन पहले देना है, तो वो सारी बातें लिख के देगा, आपको सब कुछ बताएगा कि माल कहाँ पहुँचाना है, कैसे करना है ना। अगर ट्रक से जाना है तो ट्रक से जाएगा, अगर ट्रेन से जाना है, वो सारी बातें बतानी पड़ेगी। और ये भी हो सकता है कि आप बोलो जी हम तो माल अपना जो है ना बॉम्बे नहीं पहुँचाएंगे, हम तो जो है तुगलकाबाद अपना आईसीडी है, ड्राई पोर्ट है, वहाँ कस्टम बैठती है, वहीं से क्लियर करा के आपको ट्रेन से भेज देंगे, ट्रेन ऑटोमेटिकली पहुँचेगी, C&F एजेंट आपका हैंडल कर लेगा, कस्टम की सील लग जाएगी और हम वही चढ़ा देंगे। ऐसे भी कर सकते हो, C&F एजेंट को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा इसमें। एक्चुअली में शिपिंग इंस्ट्रक्शन भी आप C&F एजेंट को भी बोल सकते हो, वो आपके बिहाफ पे सर ये CNF एजेंट, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट शिपिंग कंपनी से डील करता है, कस्टम से डील करता है, खुद CHA होते हैं उनके पास जो कि साइन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, आपका ठीक है ना। स्टॉक का क्लियरेंस वगैरह था वो सब C&F देखता है। हाँ हाँ, पर आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि C&F एजेंट भाई वो तो बिजनेसमैन है, तो अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आपको बेवकूफ़ बना सकता है, या मतलब कुछ भी हो फिर भी नॉलेज होनी चाहिए। ये पूरा प्रोसेस, पूरा गेम समझ में होना चाहिए, तभी आप किसी को बोलोगे ना, राइट। अब पूरा गेम आप एम्पायर पे भी नहीं छोड़ सकते, थर्ड एम्पायर पे भी डालना पड़ता है। एम्पायर ही बोलते थे जी मेरे बस की नहीं है, बताओ जी आउट हुआ है नहीं हुआ, तो आपको नॉलेज होगी तभी तो बता पाएगा कोई बंदा। तो इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। पर C&F एजेंट काफ़ी सारे काम कर देता है, पैसे लेगा ऑब्वियसली, चार्जेस तो लेगा। अमेजन में भी जब ग्लोबल सेलिंग करते हो तो वो सारे जितने बंदे हैं अमेजन के वो C&F एजेंट ही तो हैं। बट एक अच्छी बात पता क्या है, अमेजन ग्लोबल सेलिंग में उन्होंने उनसे प्राइस नेगोशिएट किए हुए हैं हर सर्विस के। हाँ, तो ये अच्छी बात है, आपको नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं है, रेट फिक्स है हर चीज़ के। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ऑस्ट्रेलिया और जापान को छोड़ के पूरी दुनिया में जितने भी जोन हैं सबके लिए अमेजन ने प्राइस नेगोशिएट किए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया और जापान के लिए आपको उनसे नेगोशिएट करना पड़ता है, इंडिया वालों के लिए, इंडिया के लिए मैं इंडिया स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। पर इस वाले बिजनेस में तो आपको नेगोशिएट करने पड़ेंगे, C&F एजेंट आपके बिहाफ पे नेगोशिएट करेगा। और अगर आपका माल कंटेनर लोड से कम है, 1 कंटेनर से कम है,
तो बीच में कंसोलिडेटर भी डालना पड़ेगा, जो 2-3 बंदों की शिपमेंट को क्लब करके एक फुल कंटेनर लोड बनाएगा। नहीं तो आपकी कॉस्टिंग नहीं आएगी, फ्रेट बढ़ जाएगा। समझ गए ना? वो कंसोलिडेशन चार्जेस भी लेगा अपने ऑब्वियसली। तो ये सारी चीजें C&F एजेंट हैंडल करेगा, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। ये समझ रहे पॉइंट? अभी सबके बीच में रोल आ रहे हैं इस गेम के अंदर, है ना? अब जैसे क्रिकेट के गेम में कोच का भी रोल होता है, और अब आज के ज़माने में तो वो जो क्या बोलते हैं चीयर लीडर्स होते हैं, उनका भी रोल होता है। उसके बिना मज़ा नहीं आता गेम देखने में। तो ऐसे ना हर तरह के रोल आ जाते हैं हर चीज़ में। तो ऐसे धीरे धीरे आप देखेंगे इस पूरे गेम के अंदर रोल किसके आ गए? C&F एजेंट का आ गया, कंसोलिडेटर का आ गया, शिपिंग कंपनी का रोल आ गया, ठीक है ना? अब वो क्या करेगा? उसने स्पेस बुक कर दिया। अब वो क्या करेगा? अगर तो मैन्युफैक्चरर है तो माल बनाना शुरू कर देगा। पैसे नहीं होंगे तो बैंक के पास जाएगा, बोलेगा जी LC खोलिए, 80% मुझे दे दो आप। उसको बोलते हैं प्री शिपमेंट क्रेडिट या पैकिंग क्रेडिट, जिसका मैंने आपको कल जब देख रहे थे ना, उसमें लिखा हुआ था इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में मैन्युफैक्चरर के लिए रेट था 5% और मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए रेट था 3%। याद है आपको? शनाइलदरी के लिए, राइट? तो आपको बैंक उसी रेट पे देगा माल, 5% पे या 3% पे इंटरेस्ट रेट पे, राइट? तो आप पैसा ले लोगे। अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो तो 3% पे मिल जाएगा। फिर आप क्या करोगे? ऑर्डर प्लेस कर दोगे, जो बनाने वाला बंदा है, माल बनाने वाला, उसी पैसे से एडवांस दोगे या जैसे भी करोगे आप, राइट? एग्रीड? और अगर मैन्युफैक्चरर हो तो उस पैसे से आप माल खरीदोगे, रॉ मटेरियल खरीदोगे। डेट पता है आपको, उस डेट से पहले शिप पे चढ़ना है माल। ओके, माल बन गया। माल बनने से थोड़ा पहले उसने 2-3 काम और किए साथ में। उसने अपनी इंडियन गवर्नमेंट की जो इंस्पेक्शन एजेंसी है उसको एक रिक्वेस्ट डाली, जी मेरा माल जा रहा है एक्सपोर्ट में, और मैंने कस्टम में भी डिक्लेयर कर दिया, कस्टम डिक्लेरेशन भी आपने फाइल कर दिया। उसको बोलते हैं शिपिंग बिल। कस्टम को बता दिया जी मेरा माल फलाना शिप से जाने वाला है, शिप इतनी तारीख को आएगा। वो आपने ऑनलाइन ही फाइल कर दिया, EDI इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरफेस ऑनलाइन सिस्टम से आपने फाइल कर दिया, राइट? तो वो जो फाइल किया आपने उसको बोलते हैं शिपिंग बिल। शिपिंग बिल इज ए डिक्लेरेशन, कस्टम डिक्लेरेशन। कस्टम को आपने डिक्लेयर किया कि मेरा माल जाने वाला है। साथ में आपने इंस्पेक्शन एजेंसी को भी डिक्लेयर किया अंडर द एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एक्ट। वो किस लिए? कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि जो माल इंडिया से जा रहा है आपने क्वालिटी अच्छी दे रहे हो, ये हमारा काम है चेक करना, नहीं तो हमारी देश की नाक नीचे कट सकती है, राइट? तो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एक्ट के बिहाफ अंडर में एजिस में आपने EIA एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी को रिक्वेस्ट डाली और रिक्वेस्ट की एक्नॉलेजमेंट ले ली। 90% केसेस में वो नहीं आएंगे क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी फोर्स नहीं है कि वो सारे की सारी शिपमेंट चेक करें। उनका कंप्यूटर रैंडमली बोलेगा कि फलाना जगह जाना है या नहीं जाना है। तो 100 में से कोई एक बंदा होगा जहां वो जाएंगे, जितनी एप्लीकेशन आएगी। तो जो आपने एक्नॉलेजमेंट ली है वही आपका सर्टिफिकेट है, जी इंस्पेक्शन हो गया, राइट? हाँ जी, हाँ जी सर। इवन आफ्टर SGS से आप बोलेंगे इंस्पेक्शन कराने के बाद भी वो दोबारा SGS का जो इंटरेस्ट है वो है बायर का। बायर चाहता है कि मेरा माल खराब ना हो, अच्छी क्वालिटी का है, प्रॉपर क्वालिटी आए। ये इंटरेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। बायर को उससे कोई लेना देना नहीं है। बायर को तो मालूम ही नहीं होगा कोई ऐसी कंडीशन है, राइट? पर हर कंट्री में होती है ये। जनरली जितनी भी कंट्रीज हैं सब में एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एक्ट है। चाइना का पता नहीं, चाइना में पहले तो अभी नहीं रहा होगा क्योंकि चाइना तो एक अलग ही कंट्री है, क्योंकि क्वालिटी में कभी उनको क्वालिटी से मतलब ही नहीं था कभी, तो वो अलग बात है। अब तो WTO का मेंबर है तो अब मैं समझता हूँ कि उनका भी होगा जरूर कुछ ना कुछ। है सर, एक्चुअली उनका हाँ। दो सिस्टम है ना जी। ये तो आप स्पेसिफिकेशन देते हो कि मेरे को ऐसा प्रोडक्ट चाहिए तो रेट वो बताते हैं, फिर एक है कि आप रेट आप बताते हो सर इतने में चाहिए, फिर वो क्वालिटी बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो कॉम्पैक्ट भी वही बन रहा है, आईफोन भी वही बन रहा है, अपने मोबाइल मार्केट में लावा शावा जो मिलते हैं ये भी वही बन रहे हैं, तो दोनों तरह से। तो इसका मतलब चाइनीज गवर्नमेंट अगर इंस्पेक्शन कर रही है बहुत अच्छी बात है, पर जनरली गवर्नमेंट करती है, करती बस यही है कि एट रैंडम होता है वो, राइट? कंप्यूटराइज्ड होता है, किसी बंदे को पता नहीं जाना है, वो कंप्यूटर ही बताएगा रैंडम, ठीक है ना? तो जो एप्लीकेशन नंबर होगा उसके बेस पे नंबर आ जाएगा, जी फलाना नंबर पे पार्टी को आपने जाना है। और इसमें भी एक बात है, एक पर्टिकुलर लिमिट तक आपको जरूरत ही नहीं है। अगर आपका माल 4, 5, 10 लाख रुपए का है, उतनी कोई लिमिट है, आप चेक कर सकते हैं,
तब तक आपको ये वाली फॉर्मेलिटी करने की जरूरत ही नहीं है। एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद ये फॉर्मेलिटी करनी है आपको। शुरू में छोटे मोटे ऑर्डर भेज रहे हो, उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ये वाली कंडीशन हट जाएगी, राइट। प्रोडक्ट से बेसिस पे होती है कि क्या लिमिट है कि मतलब हाँ, प्रोडक्ट बेस भी है, प्रोडक्ट बेस भी है, एमएसएमई हो इस पे भी डिपेंड करता है, आप एमएसएमई हो, लार्ज स्केल हो, उस पर भी डिपेंड करता है, कई सारे कंडीशंस हैं, उसकी आप देख लोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको ईआईए में एप्लीकेशन लगानी है या नहीं लगानी है। एग्जाम्प्ट हो, अगर आप एग्जाम्प्ट हो तो एग्जाम्प्ट हो। इसकी कितनी फीस होती है? इसकी फीस तो ना के बराबर होती है, अगर पर आएंगे तो अच्छी खासी फीस ले लेंगे वो आपसे, मतलब सर ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्टर कोड है, इसके साथ वी कैन एक्सपोर्ट एनीथिंग के अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग पड़ेगा, कोई भी वी कैन एक्सपोर्ट एनी प्रोडक्ट, राइट? हाँ, जो जनरली सारे आइटम एक्सपोर्ट में ओजीएल में होते हैं जनरली, पर अगर आप सोचो कि मैं सरिस्का के शेयर को मार के उसकी खाल बेच दूं, या कुछ एक आइटम है जो बैंड है एक्सपोर्ट, प्रोहिबिटेड आइटम है, जैसे कुछ समय पहले तक नॉन बासमती राइस बैंड था इंडिया में, क्योंकि मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट रेट बहुत ज़्यादा है राइस का, ठीक है। तो गवर्नमेंट को लगा कि अगर ये 300 रुपये का बिकेगा तो इंडिया में तो 3 रुपये में भी बेचते हैं हम राशन में, तो लोग राशन में खरीद के उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, राइट। बासमती राइस मिलता नहीं है राशन में, वो अलाउड था, हमेशा अलाउड रहा है वो, उसमें कभी बैन नहीं लगाया। तो कुछ आइटम जिनकी एक कोई खासियत है, कोई अहमियत है, उसको गवर्नमेंट बैन रखती है। एक लिस्ट है, बहुत नेगेटिव लिस्ट बोलते हैं, इंपोर्ट में भी होती है, एक्सपोर्ट में भी होती है, और दूसरी लिस्ट होती है ओजीएल। कुछ ऐसी भी लिस्ट होती है जिसमें गवर्नमेंट एजेंसी ही एक्सपोर्ट कर सकती है, कुछ आइटम ऐसे भी होते हैं, जैसे डिफेंस इक्विपमेंट। तो डिफेंस इक्विपमेंट कोई प्राइवेट बंदा एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, वो गवर्नमेंट की एजेंसी ही कर सकती है। वो लिस्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, डीजीएफटी की वेबसाइट पे मिल जाएगी, राइट। जनरली मेजोरिटी आइटम जो होते हैं, जो अमेजन पे बिक रहे हैं, वो सब अलाउड है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैन्युफैक्चर्ड आइटम है या और भी कोई चीज़ है, ठीक है ना। तो आपने, उसने क्या किया, माल बनाना शुरू करा हुआ है, क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए एसजीएस को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर एलसी में है क्वालिटी सर्टिफिकेट की कंडीशन एसजीएस की, तो एसजीएस को भी इन्फॉर्म करेगा, जी मेरा फलाना तारीख को माल जाएगा, उससे पहले आके भैया आप बता दो कब आ रहे हो, चेक कर लो माल, ठीक है। तो उनके 2-3 बंदे जो भी आएंगे, वहाँ पे हेरा फेरी नहीं होगी, वो तो प्राइवेट कंपनी है, राइट। तो वो तो अपने प्रॉपर तरीके से चेक करेगी, जो भी उसका रूल होगा। उसके लिए वो आपसे कुछ पूछेगी, आपकी इनवॉइस मांगेगी, आपकी एलसी की कॉपी मांगेगी, जिससे उनको मालूम पड़ जाएगा भाई क्या प्रोडक्ट है, क्या कहानी है, सारी बात समझनी पड़ेगी। पहले वो तैयारी करके आएंगे सारी, और अगर पहले कोई टेस्ट रिपोर्ट चाहिए तो वो टेस्ट रिपोर्ट भी मांग सकते हैं आपसे। श्रीराम लैब है दिल्ली में, ऐसी कई लैब्स होती हैं। अगर आपका आइटम ऐसा है, फूड आइटम है या कुछ है, तो फलाना अलग अलग लैब्स होती हैं, उसकी रिपोर्ट भी मांग सकती है। अप्रूव्ड लैब्स होती है ना? हाँ, अप्रूव्ड लैब होती है, तो एसजीएस बोलेगी जी आप वाला फलाना सर्टिफिकेट आप ले लो, राइट। साथ में एसजीएस वाला सेट इंपोर्टर का एक्सपोर्टर का एक्सपोर्टर का, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में अगर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो आप कह सकते हो इंपोर्टर को, पर आपका भी ये तो आपने तो प्राइस में डाल ही दिया ना, जो आपने प्राइस कोट किया था उसमें तो आपने ऐड कर ही दिया वो, तो ना कैसे पकड़ोगे, वैसे पकड़ो। बल्कि बाद में लोगे तो अगर उसका मूड चेंज हो गया एक्सपोर्टर का, तो वो पैसे नहीं देगा, तो आपका तो एलसी फेल हो जाएगी। तो पहले प्रोडक्ट की प्राइस में उसको ऐड कर लोगे आप। साथ में आप इनवॉइस बना चुके हो, कमर्शियल इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के लिए अप्लाई कर दिया आपने। अगर जीएसपी है तो जीएसपी, अगर बायलैटरल एग्रीमेंट में या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया थाईलैंड जैसे 2 तरह के होते हैं, एक तो एग्रीमेंट वाले और एक होते हैं जीएसपी वाले, यानी कि इंडिया पुअर या कोई कंट्री रिच है। अगर आप इंडिया से पाकिस्तान भेज रहे हो तो वहाँ पे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दोनों एक से भाई हैं, तो इसलिए कोई ड्यूटी कंसेशन तो मिलने वाला नहीं है ना। तो जिस रिच कंट्री में अगर माल जा रहा है तभी आप जीएसपी लोगे ना सर्टिफिकेट, और बायर भी लिख के देगा कि उसको सर्टिफिकेट जीएसपी चाहिए या ऑर्डिनरी चाहिए, लिख के देगा वो। ओके, तो ये बताऊंगा थोड़ा सा और, मैं इसके डिटेल में बताऊंगा आपको। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इसके लिए अप्लाई कर दिया आपने, उसके लिए एप्लीकेशन दोगे। एप्लीकेशन में आप एफिडेविट दोगे कि ये जो माल है ये इंडिया में बना है, इसका 40% कम से कम वैल्यू एडिशन हमने किया है। आप डिक्लेरेशन दे रहे हो, उस डिक्लेरेशन के बेस पे ही मिल जाएगा आपको। फाइल में आपकी डिक्लेरेशन लग जाएगी, अगर कुछ आगे पंगा हुआ तो आपको पकड़ेंगे, राइट। क्योंकि इतना टाइम नहीं है उनके पास चेक करने का,
कि आपका माल कैसे बना, राइट। तो जो इशूइंग अथॉरिटी है वो आपकी डिक्लेरेशन के बेस पे ही आपको दे देगी। तो आपको सर्टिफिकेट ओरिजिन मिल गया, कमर्शियल इनवॉइस बना चुके हो आप, पैकिंग लिस्ट बना चुके हो। पैकिंग लिस्ट का बनाओगे जब माल पैक हो जाएगा, कितने डब्बे हैं, क्या साइज है, कितना वेट है, ग्रॉस वेट है ना, नेट वेट। पैकिंग लिस्ट बाद में बनेगी जब माल तैयार होके पूरा रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, C&F एजेंट को बोलोगे कि भाई मैंने शिपिंग बिल फाइल तेरे थ्रू या मैंने डायरेक्ट किया है या C&F एजेंट ने किया है, शिपिंग बिल फाइल हो चुका है, माल उठा ले। और SGS इंस्पेक्शन भी हो गया, सर्टिफिकेट मिल चुका है, ठीक है। अब माल उठा लो, वो माल उठा के आपका क्लियर करा के शिप पे चढ़ा देगा। जब शिप पे चढ़ाएगा माल, अभी देखो वहीं घूम रहे हैं हम, तो अभी हम उसी पॉइंट पे घूम रहे हैं जब उसकी LC उसने एक्सेप्ट की थी और माल बनाया, बैंक से पैसे लिए, राइट। तो क्या करेगा वो, C&F एजेंट उसका माल उठा के शिप पे चढ़ा देगा। शिप पे कौन बैठा है, कैप्टन ऑफ द शिप। कैप्टन ऑफ द शिप बाल देखेगा, हाँ बिल्कुल ओके है जी, और कहेगा जी बिल्कुल ओके बाल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टूट फूट नहीं है। हो सकता है कस्टम ने भी कुछ एक आधे डब्बे खोले हों, जनरली फिजिकल इंस्पेक्शन होता नहीं है वहां पे। कंप्यूटर में, कस्टम के कंप्यूटर में आ जाता है, जब शिपिंग बिल फाइल होता है तो सॉफ्टवेयर बताता है कि 1000 में से 3 शिपमेंट ऐसी हैं जिस पे फिजिकल एग्जामिनेशन कस्टम करेगी, और बाकी जो 997 शिपमेंट है वो ऐसे ही चली जाएगी। नहीं तो अगर सबको करने लगे तो कस्टम को तो पूरी इंडियन आर्मी चाहिए चेक करने के लिए, है ना, और पोर्ट तो पूरा एक सिटी चाहिए, इतना माल इकट्ठा हो जाएगा, राइट। तो वो क्या करते हैं, रैंडमली कंप्यूटराइज्ड रैंडम फिजिकल चेक करते हैं। तो एक्सरे का भी आ गया सिस्टम, जो है एक्सरे से भी करते हैं। जो चीज रूटीन में पॉसिबल है वो तो है ही, वो तो है ही कि बीच में कोई ड्रग्स न डाल दी हो किसी ने, वो सब तो है ही। बट वो सब फुल प्रूफ तो होता नहीं, फुल प्रूफ तो फिजिकल इंस्पेक्शन ही है, वो 1000 में से 3 या 4 शिपमेंट में होता है। इंपोर्ट में भी एक्सपोर्ट में भी सेम होता है। इंपोर्ट में थोड़ी सी परसेंटेज ज़्यादा होती है। अगर एक्सपोर्ट में 3 चेक होते हैं तो इंपोर्ट में 6 हो सकते हैं 1000 में से, क्योंकि इंपोर्ट में हेरा फेरी के चांस ज़्यादा होते हैं, है ना। तो इसलिए वो कस्टम का कंप्यूटर बताएगा। अब जब माल शिप पे चढ़ा तो शिप ऑफ द कैप्टन उसने अपने जिम्मे में ले लिया, उसने उसको फिट कर लिया। उसको पता है कि ये डब्बे सही हैं, खराब हैं, अगर कितनी 1-2% है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कस्टम की वजह से भी हो सकते हैं, पर अगर थोड़े से भी ज़्यादा हैं तो वो कहेगा जी ये माल डैमेज्ड है, क्लॉज्ड है, डर्टी है, डर्टी वर्ड यूज करेगा, राइट। वो आपको बिल ऑफ लेडिंग नहीं दे सकता। क्यों नहीं देगा बिल ऑफ लेडिंग? क्योंकि अगर वो बिल ऑफ लेडिंग दे देगा तो आप कस्टम्स डिपार्टमेंट और पोर्ट अथॉरिटी के जो पैसे लेने देने हैं वो दिए बिना आप पतली गली से निकल जाओगे और बैंक से आगे अपनी पेमेंट ले लोगे, राइट, ऑब्वियसली। तो वो क्या करेगा, आपको MR देगा, मेड रिसीट। मेड रिसीट का मतलब ये है कि भाई मैंने चेक कर लिया, माल ओके है, क्लीन है, क्लीन वर्ड लिखा होगा, क्लीन वर्ड लिखा होगा या डर्टी लिखा होगा या क्लॉज लिखा होगा। और एक 4th वर्ड भी होता है, उसको बोलते हैं स्टेल। अगर आपकी इनवॉइस में डिलीवरी डेट 28 मई है और कैप्टन ऑफ द शिप को जो माल मिला है शिप पे वो 29 को मिला है, तो एक दिन डिले हो गया, तो जो बिल ऑफ लेडिंग होगा वो स्टेल होगा, स्टेल यानी कि डिले, पुराना हो गया। अब आपकी LC फेल होने की पोजीशन पे आ गई है, क्योंकि LC में लिखा हुआ है क्लीन ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग, वर्ड लिखा हुआ वहां पे, कंडीशन LC में क्लीन ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग। उसका मतलब क्लीन का मतलब है स्टेल नहीं होना चाहिए, डर्टी नहीं होना चाहिए, क्लॉज नहीं होना चाहिए, राइट। जिस दिन का बिल है उसी दिन लोडिंग। हाँ, जो लास्ट डेट है उससे पहले का, इसीलिए आपने 1 हफ्ते पहले की टाइम मांगा था, ठीक है ना। अब वो रिस्क की बात है, कंपनी बोलेगी जी 2 दिन पहले वाली शिप अवेलेबल है, 2 दिन में बड़ा रिस्की हो जाता है, राइट। तो वो ऐसी पोजीशन आ सकती है, होता है ऐसा। तो उस केस में क्या होगा, आपको मतलब जो है ना हनुमान मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा कि बाहर पेमेंट कर दे। ये LC के ऑर्डर की जो डेट होती है, हाँ। माल आगे पहुंचने की होती है, यहाँ शिपमेंट में चढ़ाने की होती है? ये शिपमेंट चढ़ाने की, शिप के ऊपर चढ़ाने की होती है। और लीगल एंगल से, जो लीगल एंगल है, जो कोर्ट उसको भी नहीं मानता चढ़ाने को भी। वो तो कहते हैं जी आपने शिप के साथ लाके उसके स्टैंड पे रख दिया, रेल बोलते हैं उसको, तो हमारे हिसाब से तो शिपमेंट हो गई, अगर कोर्ट में जाएगा केस। एक बार मैंने सर पानीपत में देखा,
ये सूट का माल जाना था, हाँ। एक्सपोर्ट होना था कहीं, हाँ। लेकिन वो सर्दी के कारण सूट सूखने से क्या धुंध ज़्यादा पड़ गई, हाँ। तो फिर वो एलसी का ऑर्डर की जो डेट होती है ना, तो वो फिर उस डेट तक माल तैयार नहीं हुआ होगा। हाँ। मैनेजर ने और मालिक ने फिर सलाह करी, मैनेजर ने पॉइंट बताया उसको मालिक को, हम जहाज ये मतलब शिपमेंट के बजाय हम हवाई जहाज से भेज देंगे, हाँ, हाँ। हमें मतलब लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा। हाँ, वो डिपेंड करता है कि एलसी किस टाइप की है। अगर बायर एग्री कर जाता है और एलसी को अमेंडमेंट कर देता है, चार्ज वो भी दे सकता है, आप भी दे सकते हो। हाँ, ऐसा कुछ करा वो हाँ कि भाई बायर को बोल दो, बायर को रिक्वायरमेंट है, कह रहे वो कई बार ये भी होता है कि बायर कहता है यार 1-2 दिन से मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, वो बैंक को रिक्वेस्ट कर देता है, पर बैंक चार्जेस लेगा, तो वो वहाँ से एक एलसी अमेंडमेंट भेज देता है कि डेट एक्सटेंड कर देता है। ऐसा होता है, ये तो बड़ी कॉमन चीज़ है। पर हैंडल तो अब बायर के हाथ में आ गया ना, आप तो उसके नीचे आ गए ना, आप उसके रहमो करम पे आ गए पर फिर धर्म बाहर के। धर्म युद्ध है ना। धर्म युद्ध है। भाई बैंक कहेगा भाई बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता, बैंक तो कमाने के लिए बैठा है और धर्म निभाने के लिए बैठा है, अपना धर्म निभाएगा, जो बोला है वचन जो बोले हैं उसको मानेगा, ठीक है ना। उसको तो चार्जेस मिल ही रहे हैं बैंक को, तो उसको मिल रहे हैं, वो तो एक दिन के डिले को भी डिले मानेगा, वो तो फेल कर देगा, कहे जी हम नहीं देते अब पेमेंट, एक दिन डिले हो गई। वो तो बिल्कुल वो तो जो किताब में लिखा हुआ है बिल्कुल उसी पे जाएगा। आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी होगी ना डिस्क्रिप्शन में, वो भी उसके लिए डिस्क्रिपेंसी है। स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं कर सकते आप डिस्क्रिप्शन में, वो भी मिस्टेक है ना, उसके बेस पे भी आपकी एलसी रुक सकती है। बिल्कुल परफेक्ट चाहिए उसको, हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। कहता है जी हमारे धर्म के अंदर, हमारा धर्म ये कहता है, हमारी यूसी भी कहती है सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, अल्फ़ाबेट भी और वर्ड्स भी, हर चीज़। स्पेस के लिए माफ़ कर दें, चलो आपने स्पेस बढ़ा दिया कोई बात नहीं, स्पेस की माफ़ी है, वर्ड्स की कोई माफ़ी नहीं है, राइट। तो बैंक तो इस तरह काम करता है। बाकी आपके और बायर के बीच में कैसे रिलेशन है, बायर की कैसी नेचर है, और यही चीज़ सीखने वाली है मार्केटिंग में। आपको जज करना पड़ता है कि बायर किस टाइप का बायर है, राइट। तो आपको पोर्ट ऑफ लोडिंग पे माल चढ़ गया, आपको एमआर मिल गया, मेट रिसीट मिल गई कैप्टन ऑफ द शिप ने। अब आप क्या करोगे, एनओसी लोगे कस्टम से और एनओसी लोगे पोर्ट अथॉरिटी से। जितनी उनकी पेमेंट वगैरह है, फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ उसके चार्जेस होते हैं, माल कस्टम के पास 2 दिन रहा फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए, उसके चार्जेस होते हैं, है ना। पोर्ट अथॉरिटी ने जो आपका कंटेनर उठा के रखा शिप पे, उसके पैसे होते हैं। वो सारे चार्जेस देने के बाद एनओसी आपको मिल जाएगा, ये सीएनएफ एजेंट आपका अरेंज कर देगा। तो एनओसी फ्रॉम पोर्ट अथॉरिटी, एनओसी फ्रॉम द कस्टम्स अथॉरिटीज एंड द एमआर, आपको सुबह मिल गए तो शाम तक आपको बिल ऑफ lading मिल जाएगा शिपिंग कंपनी से, वहीं पे उनका ऑफिस है, राइट। सेम डे ले लो आप ये तीनों डॉक्यूमेंट के साथ। और नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपका माल चढ़ गया, अब सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं आपके पास, इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, क्वालिटी सर्टिफिकेट, राइट, और आपका ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, ये सारे हैं कॉमन मेन डॉक्यूमेंट, एलसी डॉक्यूमेंट। तो बायर एफओबी कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोल रहा हूं मैं बताऊंगा मैं आपको इनको टर्म्स, ठीक है। तो आपने ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट मिल गए आपको। अब आपको क्या करना है, आपको विदिन 48 आवर्स आपको एडवाइस करना है बायर को कि मैंने माल चढ़ा दिया है, ये शिप का नंबर है, ये इसका सेलिंग डेट है एक्सपेक्टेड, और ये सारी चीजें आपको, उसको बोलते हैं शिपमेंट एडवाइस। वो आपको क्या करनी है, या तो फैक्स करनी है या ईमेल करनी है, और ये जो डॉक्यूमेंट आपके बनाए हैं इसकी नॉन नेगोशिएबल कॉपी के साथ, यानी फोटोकॉपी को ईमेल पे आप एज ए अटैचमेंट भेज सकते हो या फैक्स कर सकते हो। और डिलीवरी की रिपोर्ट आपको लेनी पड़ेगी फैक्स मशीन की, उसके बिना बैंक आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, समझ गए। बैंक की कंडीशन होती है, क्यों होती है, आपने बताया ही नहीं बायर को कि आपका माल चढ़ गया है। बायर को प्लानिंग करनी है भाई, अगर बैंक ने पेमेंट कर दी बिना चेक किए तो नुकसान, तो बायर तो बैंक से रिलेशन खराब होंगे ना, कि भाई हमें तो कोई बताई नहीं, हमें पता ही नहीं शिप पे भी चढ़ गया माल, और माल पहुंचने के बाद फोन आ रहा है जी आपका माल आया हुआ है। बायर बोलेगा यार ये क्या मजाक हो रहा है, राइट। मैं पैसे दे रहा हूं, मेरा माल है, मैं रोज गिनता हूं कि मेरे को इतने पैसे कमाऊंगा इस माल में, मेरे पास ना तो कोई स्पेस मैंने बुक करा अपना सामान रखने के लिए,
ना मैंने ट्रक बुक किया कुछ, मुझे आज बता रहे हो शिप पे आ गया है, और जब तक वो अरेंज करेगा उसकी तो डैमेज लग जाएगी बेचारे की, पोर्ट अथॉरिटी पोर्ट पे। तो इसलिए ये मैंडेटरी कंडीशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूसीपी का पार्ट है, यूसीपी 600 का पार्ट है कि बैंक तभी एक्सेप्ट करेगा जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि आपने शिपमेंट एडवाइस भेज दी है, चाहे वो ईमेल से भेजी है चाहे फैक्स से भेजी है, उसकी कॉपी दिखा दो आप, राइट। आप वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट बैंक के पास ले जाओगे, एलसी के अगेंस्ट, एडवाइजिंग बैंक के पास। अब वो आपके लिए डॉक्यूमेंट नेगोशिएट करेगा, इसका नाम होता है नेगोशिएटिंग बैंक। अब उसका रोल हो जाएगा नेगोशिएटिंग बैंक, जो आपके बिहाफ पे इंडिया में वो आपके बिहाफ पे वो डॉक्यूमेंट इशूइंग बैंक को भेजेगा, राइट। अब क्योंकि बैंक भेज रहा है तो कोरियर से जो भेजेगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो तो बाद में पूछते रहेंगे। जो उसकी कॉपी भेजेगा ना, बैंक उसी को ओरिजिनल मान लेगा, इशूइंग बैंक, चाहे वो फैक्स से भेजे चाहे वो ईमेल से भेजे, क्योंकि बैंक टू बैंक है ना, बैंक टू बैंक है ना, तो सारे एक ही धर्म के बंदे हैं, तो एक दूसरे पे ट्रस्ट करते ही हैं वो लोग। इसीलिए नेगोशिएटिंग बैंक हो सकता है वो बोले जो इशूइंग बैंक है कि भाई मेरी ब्रांच होनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि भाई मैं ट्रस्ट किस पे करूं, मैं तेरे बैंक पे ट्रस्ट करूं, नहीं मानता मैं। अब बांग्लादेश के जो लोकल बैंक हैं उन पे आप ट्रस्ट करोगे तो आप डूब जाओगे पूरे, है ना। तो वो तो सारे के सारे फर्स्ट क्लास तो बहुत दूर की बात है, वो तो नाम के धार्मिक हैं, वो तो बैंकर भी है कि नहीं ये नहीं पता लोगों को। 14 बैंक हैं, 14 के 14 सारे, इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अपनी ब्रांच खोलनी पड़ी इंडिया में, वहां पे बांग्लादेश में। मोदी जी भी तभी वो कर रहे हैं। हाँ, नहीं मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश में जो कमर्शियल बैंक हैं 14 जो उनके अपने बैंक हैं, कोई भी फर्स्ट क्लास में तो है ही नहीं, वो फर्स्ट 1000 में भी नहीं है, और उनकी एलसी होना ना होना बराबर है। इसलिए धंधा बहुत होता है बांग्लादेश के साथ। तो आज से नहीं, बहुत पहले ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी ही ब्रांच खोल दी है। आप अगर बांग्लादेश से बिजनेस करना चाहते हो तो अपनी ही एसबीआई की एलसी लो आप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। करती होगी सारे बैंकों को। नहीं, मॉनिटर नहीं, उनकी वो पावर नहीं है उनके पास, वो तो अपने को मॉनिटर कर सकती है। तो पर वो कहती है, इंडियन आरबीआई का रूल है, अगर आपको बांग्लादेश के साथ डील करना है तो एसबीआई की एलसी लो या किसी इंटरनेशनल बैंक की, अगर कोई है तो बांग्लादेश में। अब तो खैर हो गए हैं, पहले तो वो नहीं थे, अब कुछ बैंक हैं इंटरनेशनल बैंक, या तो उनकी एलसी ले लो, तो आरबीआई से लिस्ट मिल जाती है आपको। अब तो बहुत बिजनेस है। आरबीआई की लिस्ट मिल जाएगी कि ये बैंक की एलसी होनी चाहिए अगर बांग्लादेश से बिजनेस कर रहे हो, पर गारंटी कोई नहीं है, लड़ाई झगड़ा आपका है। आरबीआई की तो कंडीशन है कि आप एलसी लो तो यही ले सकते हो आप, उसमें कोई भी लोकल बैंक नहीं है बांग्लादेश का, क्योंकि उनकी इमेज बहुत ज्यादा खराब है इंटरनेशनली, ठीक है ना। तो आपने शिपमेंट एडवाइस देने के बाद जो सारे डॉक्यूमेंट लेके आप बैंक के पास गए कि जी नेगोशिएट कर लो, आप उसके साथ आपने लगाया एक बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? जो एलसी की अमाउंट है, आप जब किसी बैंक के पास जाते हो पेमेंट लेने के लिए तो आप चेक देते हो, सेल्फ चेक, या कोई ड्राफ्ट भर के देते हो, कुछ तो देते हो ना। तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए बैंक डॉक्यूमेंट ऑर्डरिंग द बैंक टू पे अगेंस्ट सम एविडेंस। यहां पे एविडेंस क्या है? एलसी, कि इस एलसी के अगेंस्ट मेरा ये क्लेम है आपका एक तरह से। बिल ऑफ एक्सचेंज जो नेगोशिएटिंग बैंक के लिए नहीं है, इश्यूइंग बैंक के लिए, पेमेंट तो उसने करनी है, राइट। तो आपके बिहाफ पे वो सारे डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेज देगा। जैसे ही वो चले जाएगा विद इन 5 डेज जो इश्यूइंग बैंक है या तो वो रिजेक्ट करेगा आपका क्लेम, ये एक्सेप्ट करेगा। वो एलसी की टर्म्स के बेसिस पे। हाँ, एलसी की टर्म्स के बेसिस पे। अगर तो यूजेंस पीरियड है उसमें कोई तो एक्सेप्टेंस लेटर भेजेगा, और नहीं तो पूरी पेमेंट ही भेज देगा आपको विद इन 5 डेज। वो किसके पास आएगी? नेगोशिएटिंग बैंक के पास आएगी, आपके पास नहीं आएगी। फिर नेगोशिएटिंग बैंक आरबीआई को इन्फॉर्म करेगा कि पेमेंट आ गई है, ईबीआरसी की कॉपी भेजेगा। और जब आपने माल शिप पे चढ़ाया था, कस्टम क्लियर किया था, जो शिपिंग बिल फाइल किया था, तो उसमें एक कॉपी होती है, उसको बोलते हैं एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी, आप ही ने फाइल करी है। वो ऑटोमेटिकली कस्टम की स्टैंप लग के ऑटोमेटिकली आरबीआई के पास चली जाती है कि हमने माल क्लियर कर दिया है, शिप पे चढ़ रहा है। तो आरबीआई को मालूम पड़ गया ये माल गया। अब वो दोनों को मैच करता है। अगर वो मैच नहीं हुआ 180 डेज में तो आपका आईसीए नंबर ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब वो माल चढ़ा दिया, वो माल देखिए डॉट निशान देख रहे हैं आप, वो जो शिपिंग कंपनी है उसको पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे ले गई। पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे आप देखिए एक सॉलिड लाइन वापस आ रही है, देखिए आप, है ना। वो डॉक्यूमेंट जो चल के आए थे नेगोशिएटिंग बैंक से इशूइंग बैंक के पास,
इश्यूइंग बैंक के पास आ गए वो डॉक्यूमेंट, पेमेंट हो गई है। अब इश्यूइंग बैंक सेल करेगा उन डॉक्यूमेंट्स को इंपोर्टर को, अगर पेमेंट पेंडिंग है तो। अगर 100% मार्जिन मनी ली हुई है तो वो एज इट इज दे देगा, या कोई उसके कोई चार्जेस होंगे वो लेके। और अगर पेमेंट नहीं हुई है, मार्जिन मनी है 10% है 20% है, तो बाकी पेमेंट लेके तभी वो देगा। अब वो देखिए डॉक्यूमेंट किसको मिल गए, इंपोर्टर को मिल गए। वो डॉक्यूमेंट लेके वो जाएगा पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे, कस्टम पे, और वहां से वो माल क्लियर कराएगा। बिल्टी है वो, एक तरह की बिल्टी होती है ना जैसे इंडियन बिजनेस में, वो बिल ऑफ लेडिंग को लेके बैंक जाएगा शिपिंग कंपनी के पास, कस्टम से क्लियर कराएगा माल। और देखिए अब ये सॉलिड लाइन वहां तक जा रही है। अब ये पूरा गेम में कहीं आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि हमें समझ में नहीं आया, तो आप पूछ सकते हो। ये पूरा गेम है, इसमें कहीं भी मैंने आपको पूरा गेम बता दिया है मोटा मोटा, कि ये जो गेम होता है वो ऐसे होता है ना। मैंने पूरी स्टोरी फॉर्म में बताया आपको। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि 180 डेज वाला था, 180 डेज वाला, पेमेंट में चला गया। हाँ। तो क्या अगर मेरे को पहले ही पता है कि मेरे यहाँ जो शिपमेंट है ये मोर देन 180 डेज जाएगी, तो क्या उसमें पहले ही 180 डेज से ज्यादा ले सकता हूँ कि अमेंडमेंट चार्जेस ना देने पड़े? नहीं नहीं, आप ले सकते हो। आरबीआई को उससे मतलब नहीं है। आरबीआई को इससे मतलब है कि आपने 180 डेज में जो आपने जो पहले ही कराया जा सकता है मोर देन 180। आप जो मर्जी आप 2 साल करो, आरबीआई को उससे मतलब नहीं है। नहीं, बैंक इशूइंग बैंक जो है वो तो आप जैसा बोलोगे बायर को, बायर तो जब एलसी ओपनिंग इंस्ट्रक्शन देगा ना, एक फॉर्म भरेगा एलसी खोलने के लिए, उसको बोलते हैं एलसी ओपनिंग इंस्ट्रक्शंस। उसके अंदर वो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट देख देख के भरेगा वो, कि हमारा क्या एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, या परफॉर्मेंस वाइज देख के भरेगा वो, राइट। नहीं, मैं बैंक के पास जाता हूँ कि मेरे को एलसी इशू करानी है, बट वो 180 डेज नहीं होनी चाहिए, मेरे पास 240 डेज होनी चाहिए। आप बैंक के बाद तब जाओगे आप जब बायर होंगे। हाँ, मैं क्या बायर हो? बाहर है, मैं अपने हाँ, आप बायर हो, आप बोलोगे 2 साल की। बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि एलसी 180 डेज की बजाय 240 डेज की दे दो मेरे को। 240 डेज का मतलब समझा नहीं मैंने, पेमेंट में 240 के दिन के बाद दूंगा मैं, ये कहने के लिए। एलसी ओपन होनी है क्योंकि हमारी हाँ। एग्जीक्यूशन जो ऑर्डर की होनी है वो मोर देन 180 डेज है, और 180 डेज की आप दे रहे हो, मेरे को अमेंड करानी होगी, दोबारा चार्ज दूंगा, मैं ना वो कराऊं तो मेरे को पहले ही एलसी लंबे पीरियड की लंबी पीरियड की दे दो तो, पर वो अगर सेलर एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं ऐसी एलसी ले लूंगा, जी, मेरे को सेलर को तो पता है कि मेरा 180 दिन में नहीं हो रहा, मेरा तो 200 डेज लगने हैं, मैं 40 डेज और ऊपर लेके चल रहा हूं कि एलसी तो वो तो मर जाएगा बेचारा, उसका तो आईसी कोड नंबर ब्लैकलिस्ट हो जाएगा एक्सपोर्टर का। ये तो अमेंडमेंट ही करवाना पड़ेगा बाद में। अमेंडमेंट के चार्जेस बचाने के लिए ये ना कि अगर पहले ही हम उसको लंबे पीरियड के लिए देते हैं। नहीं, आप समझो ना जी, ये तो सारी पहले प्लानिंग कर लोगे ना आप पहले 2-4 दिन एक्स्ट्रा लेके चलोगे हर चीज के। कंसेंट लेना पड़ेगा आपने। इससे मान लो यदि आपके पास बायर है तो कंसेंट पे जाओ। बायर की बात कर रहा हूं, बायर उनको बैंक जाके दोबारा करवाना है या नहीं करवा लो, नहीं से जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। ऑर्डर एग्जीक्यूशन पे नहीं है वो, ऑर्डर जब वहां से निकल जाएगा उसके बाद 180 डेज है, कि जब आपका बिल पोर्ट से निकल गया, जब पोर्ट से माल निकल गया उसके 180 उसके बाद 180 डेज के अंदर पेमेंट आनी चाहिए। हाँ, तो उसमें वो 240 डेज करवा के तो आपको ही नुकसान है। तो 240 अगर भाई उस केस में फिर क्या होगा, आप शिपमेंट जो है ना ऐसे करोगे कि 180 डेज के अंदर पेमेंट आ जाए। अगर आप 240 कराओगे तो आप डिले करोगे, फिर बायर नहीं मानेगा। बायर क्या करेगा, क्यों होगा 240 का मतलब पता क्या हो गया, आप 240 माइनस 180 कितने हो गए, 60 दिन। 60 दिन तक तो आप कुछ करोगे ही नहीं, आप शिपमेंट करोगे ही नहीं एक्सपोर्टर। बायर को एक्सेप्टेबल क्यों होगा? एक इंडस्ट्री है, कैंडी की साइंटिफिक इंडस्ट्री को लेके चलता हूं। इसमें क्या चीज है, जब ऑर्डर आता है हर एक बंदा एक चीज नहीं बना रहा था, उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में कुछ आइटम वो दूसरी जगह उठा के लेता है। अब वो माल उससे करना है, उससे मिलना है, तो मेरे को पता है कि ये इस रेंज में 160 दिन में ऑर्डर नहीं होगा, या तो फिर ऑर्डर को पार्ट में किया जाए, उसके हिसाब से ऐसे हुआ 180 दिन तो जब शिपमेंट पे चढ़ गया उसके बाद शुरू हो रही ना। देखिए प्रैक्टिकल वर्ल्ड में 180 डेज एनफ होते हैं इस तरह की ट्रांजैक्शन में। जो आप प्रॉब्लम कह रहे हो ना वो होती है प्रोजेक्ट्स में, जब जैसे कोई रिफाइनरी का प्रोजेक्ट लग रहा हो या रेल लाइन डल रही हो, उसका तरीका पता क्या होता है, उसमें आपको पहले एक एप्लीकेशन डालनी पड़ती है आरबीआई को, ये 180 डेज वाली कंडीशन हटाओ। हाँ, कि बोलो जी हम प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, आरबीआई कर देगा आपका। क्योंकि इनके कई है, जैसे आपका ये एसटी लोन की ग्रांट्स आती हैं, वो पार्ट में जाता है, वो 180 से ज्यादा लेती हैं, उसका प्रोसीजर है, वो ऑप्शन है उसमें, वो टोटली स्ट्रिक्ट और उतना रिजिड नहीं होता।
180 डेज तो नॉर्मल जो ट्रांजेक्शन होती है ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, उसके लिए, ठीक है ना। तो वो तो मेरा ख्याल क्योंकि बायर सेलर का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना कि आप 180 में अमेंडमेंट करानी पड़ेगी, बैंक को पैसे तो देना है। आप आज चेक स्टॉप कराने में चले जाते हो, मेरे को पता है कि स्टॉप कराना है, तो फिर बैंक को उसको भी चार्ज लगता है ना, क्योंकि बाउंस ना हो जाएगा, 360 रोज दोबारा जोड़ देगा बैंक बीच में। अब मेरे को ये पता है कि ये ज़्यादा टाइम लगना है, मैं पहले करके चलूँ यार, अमेंडमेंट कराने के लिए मेरा भी टाइम भी बचे, पैसा भी बचे। बैंक तो नहीं, ठीक है अमेंडमेंट करेगा, पैसे दे देगा उसको। नहीं, कुछ हद तक आप सही भी कर रहे हो। पर ऐसा होता है कि लोग 240 दिन बोलते हैं प्रैक्टिकली। देखिए लग जाते हैं 180 डेज से ज़्यादा तो लग जाते हैं। इस तरह की जगलरी करते हैं लोग, पर सवाल क्या है कि जो भी जगलरी कर रहे हो वो बायर को इंटरेस्ट को भी लूज ना करे और एक्सपोर्टर के इंटरेस्ट को लूज ना करे। म्यूचुअली एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट का पर्पज ही वही है।